अयान रायजादा 36वीं मंजिल पर अपने ऑफिस पहुंचा। फिर वो जनरल मैनेजर के ऑफिस में बैठा और प्रिया से पूरी सिचुएशन सुनने लगा। लेकिन प्रिया ने ये छुपा लिया कि धनंजय मिश्रा उसे अपने साथ बिस्तर पर ले जाना चाहता था। उसने सिर्फ इतना बताया कि धनंजय चाहता है कि वो जमीन को आधे दाम में उसे बेच दे। अयान को सचमुच इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो जमीन को आधे दाम में बेचने के लिए तैयार था। उसका मकसद पैसा कमाना नहीं था, उसे प्रॉफिट हो या लॉस इससे कोई मतलब नहीं। उसे तो बस सुपर रिच सिस्टम के लेविश पॉइंट्स चाहिए थे। बस पैसा खर्च करो, पॉइंट्स लो, बाकी सब बेकार। लेकिन ऐसा करने से प्रिया और बाकी टीम का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा सकता था। प्लस इससे अयान की इमेज भी काय जैसी बन सकती थी। अगर ये बात बाहर फैल गई तो हर कोई उसे तंग करने की लाइन लगा देगा। फिर प्रिया स्प्रिंगफील्ड में कैसे काम कर पाएगी और यमुना इंटरनेशनल कैपिटल्स का ग्रोथ कैसे होगा? अगर वो इतना डर कर जिएगा तो फिर सुपर रिच सिस्टम का क्या फायदा? इसलिए इस मामले में उसे धनंजय को करारा जवाब देना था। उसे धनंजय को सबक सिखाना था ताकि वो दूसरों के लिए मिसाल बने। इससे यमुना इंटरनेशनल कैपिटल्स को स्प्रिंगफील्ड में इज्जत मिलेगी और प्रिया का काम आसान हो जाएगा। प्रिया, बिल्डिंग के मालिक से अपॉइंटमेंट लो और उस धनंजय मिश्रा से मिलने का टाइम फिक्स करो। मैं पहले बिल्डिंग खरीदूंगा, फिर उससे मिलूंगा, अयान ने कहा। ठीक है मिस्टर रायजादा, प्रिया ने जवाब दिया। फिर उसने कॉल्स करने शुरू कर दिए। लेकिन इस ऑफिस बिल्डिंग का मालिक अभी बिजी था, इसलिए अयान को पहले धनंजय मिश्रा से मिलना पड़ा। प्रिया ने धनंजय को फिर से कॉल किया। मिस प्रिया, सोच लिया, पहले इतना ड्रामा क्यों किया? आखिरकार तो मेरी बात माननी ही पड़ी, धनंजय ने आलसी अंदाज में कहा। उसे लगा कि प्रिया ने उसकी ताकत और बैकग्राउंड के बारे में सुन लिया होगा और अब माफी मांगने के लिए कॉल कर रही है। धनंजय, मेरे बॉस आए हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, प्रिया ने साफ साफ कहा। ओह, तुम्हारा बॉस आ गया, क्या कोइंसिडेंस है। मैं तो कब से तुम्हारे इस रहस्यमयी बॉस से मिलना चाहता था। एक बार तुम्हारा बॉस मान गया, फिर देखता हूं तुम मेरे हाथ से कैसे बचती हो। तैयार रहो, धनंजय ने मजाकिया लहजे में कहा। प्रिया ने धनंजय की छींटाकशी का कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार दोनों पार्टियों ने एक टी हाउस में मिलने का टाइम फिक्स किया। प्रिया ने अभी धनंजय का कॉल काटा ही था कि राधिका दरवाजा धक्का देकर अंदर आ गई। राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बाहर इंतजार करने को कहा था ना। मैं बॉस से बात कर रही हूँ, प्रिया ने राधिका से कहा, जो अचानक अंदर आ गई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राधिका अचानक दरवाजा खोलकर अंदर चली आएगी। मैं तो बस वो शख्स देखने आई हूँ जिसके बारे में मेरी प्रिया दिन रात सोचती रहती है। देखूं तो सही, उसमें क्या जादू है जो तुम्हें इतना दीवाना बना रहा है, राधिका ने हंसते हुए कहा। राधिका, क्या बकवास कर रही हो? ये मेरे बॉस हैं, बाहर जाओ। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, प्रिया ने राधिका को धक्का देकर बाहर करने की कोशिश की। मैं बकवास कहाँ कर रही हूँ? प्रिया, तुम अक्सर सपने में इनका नाम लेती हो। ओह, ये तो मुझे बुरा लग रहा है। मेरे साथ रहकर तुम किसी और का नाम ले रही हो, राधिका ने मजाक में कहा। राधिका, प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। राधिका ने ऐसी बात अयान के सामने कह दी थी जिससे वो पूरी तरह शर्मिंदा हो गई थी। अब वो अयान का सामना कैसे करेगी? वो तो बस 36वीं मंजिल से कूद जाना चाहती थी। राधिका को भी लगा कि मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया। उसने फटाफट कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सब मजाक था। तुम्हारा नाम अयान है ना? मैं बस मजाक कर रही थी, सीरियसली मत लो। अयान भी इस वक्त थोड़ा हैरान था। उसने राधिका को पहले ही नोटिस कर लिया था। ये औरत कुछ अलग थी, जैसे उसमें कोई जादू हो जो मर्दों का ध्यान खींच लेता हो। उसकी फिगर तो प्रिया से भी बेहतर थी। मिस प्रिया, ये कौन है? अयान ने पूछा, जैसे उसने उनकी बात सुनी ही ना हो।
मिस्टर रायजादा, ये राधिका रॉजर्स हैं, मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासमेट और मेरी बेस्ट फ्रेंड, प्रिया ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। हाय मिस राधिका। स्प्रिंगफील्ड में प्रिया का ख्याल रखने के लिए थैंक्स, अयान ने बड़े दिल से राधिका से कहा। तुम में थोड़ा कॉन्शियस तो है, लेकिन मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं। प्रिया मुझसे ज्यादा क्लोज है और हम पुराने दोस्त हैं, तो उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है, राधिका ने कहा। फिर भी थैंक्स तो बनता है। मिस राधिका, तुम कब फ्री हो? मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा। नो नीड, तुम बस प्रिया का प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करो। वो इन दिनों बहुत परेशान है। अगर तुम नहीं आते तो वो धनंजय के हाथों मजबूर हो जाती। राधिका की बात सुनकर अयान ने प्रिया की तरफ देखा और पूछा, मिस प्रिया, ये क्या माजरा है? कुछ नहीं, मिस्टर रायजादा। बताओ, अयान ने सपाट लहजे में कहा। अयान के लहजे से प्रिया को लगा कि वो मना नहीं कर सकती। राधिका को भी अयान के रवैये में बदलाव नजर आया। जैसे ही उसने ये बात कही, उसे साफ लगा कि एक ठंडी नजर उस पर पड़ी। अयान कोई आम इंसान नहीं लगता। तब उसने अयान को गौर से देखना शुरू किया। प्रिया ने जब पूरी बात बताई तो अयान का खून खौल उठा। पहले उसे लगा था कि धनंजय सिर्फ पैसों के पीछे है, और अगर ऐसा था तो बातचीत हो सकती थी। पैसा तो उसके पास ढेर सारा था, लेकिन अब धनंजय ने प्रिया के साथ बदतमीजी की हिम्मत की थी। ये तो साफ साफ मौत को बुलावा देना था। अब उसे थोड़ा सुकून था कि उसने वरुण और गिरीश को प्रिया की सिक्योरिटी के लिए भेजा था, वरन तो अंजाम का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। मिस्टर रायजादा, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वरुण और गिरीश ने मेरी हिफाजत की। उल्टा धनंजय के कुछ बॉडीगार्ड्स को वरुण और गिरीश ने धूल चटा दी, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। मिस प्रिया, आगे से मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वक्त पर बताओ। अगर वरुण और गिरीश कुछ दिन लेट हो जाते तो सोचो क्या होता। मैं धनंजय को 8 टुकड़ों में काट भी देता तो क्या बदल जाता? मैं समझ गई, मिस्टर रायजादा। तो क्या हम अब भी धनंजय से मिलने जा रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। जब उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो उससे इसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, अयान ने शांत लहजे में कहा। अयान ने बात खत्म की और खिड़की की तरफ चल दिया। फिर बोला, क्या वो ताकतवर है? मैं तो देखूं, वो कितना ताकतवर है कि मेरे लोगों से पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। इस पल प्रिया अयान की पीठ को देखते हुए जैसे खोसी गई। यही था वो शख्स जिसे वो दिल से चाहती थी, जो उसके लिए दुनिया से लड़ सकता था। राधिका भी इस पल हैरान थी। जब अयान बोला तो उसे लगा जैसे वो दुनिया को अपने कदमों तले कुचल रहा हो। इतनी कम उम्र में कोई ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अविश्वसनीय था। धनंजय 2 बॉडीगार्ड्स के साथ जल्दी से तय जगह पर पहुंचा। उसके एक बॉडीगार्ड का कद छोटा था, लेकिन उसमें गजब की ताकत थी। वो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग का चैंपियन था, जिसने 27 बार लगातार जीत हासिल की थी, वो भी सारे अपोनेंट्स को करके। दूसरा बॉडीगार्ड लंबा था, कम से कम 2 मीटर का। उसका वजन 300 किलो से ज्यादा था। वो विदेशी था और कहा जाता था कि वो पहले मर्सिनरी रह चुका है। हालांकि धनंजय को यकीन था कि स्प्रिंगफील्ड में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पिछले बार ब्लू डायमंड होटल में जब प्रिया के साथ आए 2 लोगों ने उसके बॉडीगार्ड्स को धूल चटाई थी, तब उसने अपने भाई माधव को कॉल किया और उसकी अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग से 2 तगड़े लोग चुने। नतीजा, ये दोनों चुने गए। भले ही ये दोनों उसकी सिक्योरिटी के लिए थे, लेकिन असल में धनंजय चाहता था कि अगली बार अगर फाइट हो तो ये प्रिया के साथ आए दोनों लोगों को खत्म कर दें। वरना उसे मौका कैसे मिलेगा? उसने इन दोनों को अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में एक्शन में देखा था। दोनों बहुत तगड़े थे। आम लोगों को तो ये पलक झपकते ही ढेर कर सकते थे। उसे लगा कि ये कम से कम प्रिया के साथ आए दोनों से तो कम नहीं होंगे। इस बार वो इन्हें लेकर गया था ताकि देख सके कि ये प्रिया के लोगों को हरा सकते हैं या नहीं। अगर नहीं हरा सके तो वो इन्हें बदल देगा। धनंजय तय जगह पर पहुंचा और प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ। अयान, प्रिया, वरुण और गिरीश पहले से वहां इंतजार कर रहे थे।
राधिका नहीं आई थी। ऐसा नहीं कि वो नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि धनंजय उसे पहचान लेगा। वो अभी अपनी असलियत नहीं खोलना चाहती थी। आखिर उसने प्रिया को इतने सालों में कभी सच नहीं बताया था। अगर अचानक सच सामने आ गया तो उसे डर था कि प्रिया के साथ उसका रिश्ता खराब हो सकता है। अयान कुर्सी पर बैठा था, प्रिया उसे चाय बना रही थी। वरुण और गिरीश अयान के पीछे खड़े थे। धनंजय अंदर आया और अयान के सामने बैठ गया। उसने प्रिया की बनाई चाय का एक घूंट लिया और प्रिया की कर्वी बॉडी को हवस भरी नजरों से देखने लगा। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वो प्रिया के कपड़ों के आर पार देखना चाहता हो। उसने अयान, जो सामने बैठा था, और अपने दो बॉडीगार्ड्स जो चुपचाप पीछे खड़े थे, की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। धनंजय की घूरती नजरों से प्रिया थोड़ा असहज हो गई। चाय का पॉट रखकर वो अयान के पीछे खड़ी हो गई और अयान को ढाल बनाकर अपनी बॉडी छुपा ली। फिर उसने अयान के कंधों पर हाथ रखे और धीरे धीरे उसके कंधे दबाने लगी। उसका चेहरा थोड़ा लाल था। अयान को प्रिया का ऐसा करना बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये पहली बार था जब दोनों इतने करीब थे, लेकिन थोड़ा हैरान होने के बाद वो जल्दी ही नॉर्मल हो गया। ये देखकर धनंजय की आंखें जल उठीं, जलन से उसका शरीर कांप रहा था। प्रिया वो औरत थी जो उसे पसंद थी, और वो उसके सामने किसी और मर्द के साथ इतनी इंटीमेट हो रही थी। ये तो साफ साफ उसका अपमान था। इसके अलावा प्रिया ने हमेशा उसके सामने एक सख्त बिजनेस वुमन का रवैया दिखाया था, लेकिन अब वो अयान के सामने एक कमजोर, नाजुक औरत की तरह बर्ताव कर रही थी। धनंजय ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसे इतना गुस्सा तो सालों में नहीं आया था। प्रिया ने देखा कि धनंजय की नजरें हवस से गुस्से में बदल गईं। वो हल्के से मुस्कुराए। अचानक उसने झुककर अपना सिर अयान के कंधे पर रख दिया और अपने मुलायम गाल से अयान के चेहरे को सहलाने लगी। अयान को प्रिया की सॉफ्ट सांसों की हल्की सी खुशबू भी महसूस हो रही थी। उसने देखा कि धनंजय अब फटने की कगार पर था। उसे समझ आ गया कि प्रिया जानबूझकर धनंजय को भड़का रही थी, इसलिए उसने प्रिया को ऐसा करने दिया। आखिर इसमें उसका कोई नुकसान तो था नहीं, है ना? प्रिया धनंजय को गुस्सा दिलाना चाहती थी, उसे शर्मिंदा करना चाहती थी, लेकिन साथ ही वो अयान के और करीब भी आना चाहती थी। जब से अयान ने कहा था कि वो धनंजय का बैकग्राउंड चाहे जितना तगड़ा हो, वो प्रिया के लिए उससे बदला लेगा, तब से अयान का वो रौबदार अंदाज प्रिया को पूरी तरह दीवाना बना चुका था। उसे यकीन था कि वो पूरी तरह अयान की हो चुकी थी। जब उसके दिल में कोई और जगह ही नहीं था, तो अयान को थोड़ा फायदा उठाने देने में क्या हर्ज था? धनंजय का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, वो अब फटने वाला था। अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। वो प्रिया को अयान के सामने ही हासिल करना चाहता था। तुम मेरे सामने प्यार का ड्रामा कर रही हो, मैं भी तुम्हें अपने कब्जे में लेकर तुम्हें वैसा ही दिखाऊंगा। इसलिए उसने टेबल के नीचे चुपके से अपने भाई माधव को मैसेज किया। उसने माधव को बताया कि दूसरी पार्टी एक बाहरी शख्स है और बहुत ताकतवर है। उसने न सिर्फ उसका प्रोजेक्ट छीना, बल्कि अब उस पर हमला भी करना चाहता है। मैसेज भेजने के बाद धनंजय का गुस्सा, जो फटने की कगार पर था, थोड़ा शांत हुआ। वो अयान और प्रिया को देखकर सोच रहा था, चलो अपना प्यार का ड्रामा जारी रखो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें असली प्यार का ड्रामा दिखाऊंगा। ये सोचकर कि जल्द ही वो अयान के सामने प्रिया पर हावी होगा, धनंजय का टेढ़ा मेढ़ा दिल थोड़ा सुकून में आ गया। धनंजय के प्राइवेट रूम में आने के बाद कुछ मिनट बीत चुके थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी बात नहीं की। तब अयान ने कहा, तो तुम ही धनंजय हो? सुना है तुमने प्रिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और हमारी बोली वाली जमीन को आधे दाम में खरीदना चाहते हो। तुमने गलत सुना, धनंजय ने कहा। अच्छा, तो सच क्या है? बताओ, अयान ने पूछा। सच ये है कि तुम ना सिर्फ मुझे वो जमीन फ्री में दोगे, बल्कि पीछे खड़ी प्रिया को सजा संवारकर मेरे बिस्तर पर भेजोगे, धनंजय ने घमंड से कहा। मुझे बड़ा कौतूहल है कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि ऐसी डिमांड कर रहे हो, अयान ने हैरानी से कहा।
क्योंकि मैं स्प्रिंगफील्ड के मिश्रा फैमिली का दूसरा बेटा हूं। तुम बाहरी लोग अगर स्प्रिंगफील्ड में टिकना चाहते हो तो हमें खुश रखना होगा, वरना तुम्हारा सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। स्प्रिंगफील्ड के मिश्रा। अयान ने दिमाग में सोचा कि क्या स्प्रिंगफील्ड में एससीसी के किसी मेंबर का सरनेम मिश्रा है। उसकी माइंड पावर इतनी तगड़ी थी कि उसे लगभग सब कुछ याद रहता था। उसने जल्दी ही याद किया कि एससीसी में एक कोर मेंबर है जिसका नाम माधव मिश्रा है, और पिछली बार जब वो ग्रुप चैट में शामिल हुआ था तो माधव ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की थी और वो बालराम के साथ भी उलझा हुआ था। हालांकि जरूरी नहीं कि दोनों का कोई रिश्ता हो, लेकिन दोनों स्प्रिंगफील्ड में हैं, दोनों का सरनेम मिश्रा है और दोनों ही बहुत घमंडी हैं। तो भले ही वो रिश्तेदार ना हो, लेकिन एक दूसरे को तो जानते ही होंगे, है ना? स्प्रिंगफील्ड के मिश्रा फैमिली का दूसरा बेटा। तुम माधव को जानते हो? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? अयान ने पूछा। धनंजय अयान के सवाल से थोड़ा हैरान हुआ। अयान उसके भाई को जानता था, और वो माधव का नाम इतने बेफिक्र और बिना किसी इज्जत के ले रहा था। स्प्रिंगफील्ड में आम लोग माधव का नाम सीधे लेने की हिम्मत नहीं करते। वो उसे मिस्टर माधव ही कहते हैं। जो भी माधव का नाम सीधे लेता वो या तो माधव के लेवल का होता या फिर हॉस्पिटल में पड़ा होता। ये अयान आखिर है कौन? क्या उसने किसी ताकतवर शख्स से पंगा ले लिया? धनंजय के दिमाग में ये ख्याल घूमने लगे। पिछले कुछ सालों में धनंजय स्प्रिंगफील्ड में जो कुछ भी करता आया था, उसकी एक वजह मिश्रा फैमिली का बैकग्राउंड था। दूसरी वजह यह थी कि उसका भाई स्प्रिंगफील्ड के 4 टॉप टैलेंट्स में से एक था। माधव के स्प्रिंगफील्ड में ढेर सारे कनेक्शंस थे, जिसकी वजह से वो जो चाहे कर सकता था। दूसरी वजह यह थी कि भले ही धनंजय घमंडी था, लेकिन उसने कभी किसी ताकतवर शख्स से पंगा नहीं लिया। वो इस मामले में बहुत समझदार था। प्रिया को तंग करने से पहले उसने यमुना इंटरनेशनल की पूरी जांच की थी। उसे पता चला कि ये हर्षनगर से शुरू हुई एक नई इन्वेस्टमेंट कंपनी है। भले ही इसके पास ढेर सारा पैसा था, लेकिन इसके पीछे कोई तगड़ा कनेक्शन नहीं दिखा। इसलिए वो यमुना इंटरनेशनल से मोटी रकम ऐंठने और प्रिया जैसी खूबसूरत औरत को अपने कब्जे में करने की फिराक में था। यमुना इंटरनेशनल ने हाल ही में स्प्रिंगफील्ड में भारी इन्वेस्टमेंट किया था। अयान ने जिस जमीन को बोली में लिया था, उसकी कुल वैल्यू 50 बिलियन से ज्यादा थी। अगर दूसरी पार्टी उसकी बात नहीं मानती तो मिश्रा फैमिली की ताकत से यमुना इंटरनेशनल का सारा इन्वेस्टमेंट डूब सकता था। इसलिए वो प्रिया को धमकी दे रहा था। लेकिन अब लग रहा था कि यमुना इंटरनेशनल का ये बॉस कोई आसान शख्स नहीं था। धनंजय के ख्याल में कोई आम इंसान जो उसके भाई माधव को जानता हो, वो उसका नाम सीधे लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम मेरे भाई को जानते हो? धनंजय ने थोड़ा असहज होकर पूछा। अयान थोड़ा हैरान हुआ। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि माधव और धनंजय भाई होंगे। फिर तो बात ही खत्म। भले ही वो और माधव दोनों एससीसी के कोर मेंबर्स हों, लेकिन माधव और बालराम का 36 का आंकड़ा था, और चूंकि अयान को बालराम ने जोड़ा था तो जाहिर है कि वो भी माधव के साथ उलझेगा। इसके अलावा माधव ने अयान के प्रति पहले से ही दुश्मनी दिखाई थी। चूंकि वो दुश्मन था तो उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद करना था, और अगर माधव ने अयान के प्रति दुश्मनी ना भी दिखाई होती तो धनंजय ने जो किया उसके बाद अयान उसके साथ सुलह नहीं कर सकता था। पैसा तो अयान के लिए छोटी बात थी, लेकिन उसके करीबी लोगों की बेइज्जती करना उसकी लिमिट को क्रॉस करना था। क्या तुम्हारा भाई माधव जानता है कि तुमने क्या किया? उसे कॉल करके बताना चाहोगे? तुम उसे बता सकते हो कि मेरा नाम अयान रायजादा है। अयान की बात सुनकर धनंजय को लगा कि वो शायद मुसीबत में फंस गया है। कोई भी शख्स जो उसके भाई के सामने अपना नाम इतने ठसके से लेता हो, वो या तो माधव के लेवल का होगा या फिर उससे थोड़ा ही कम होगा। यहाँ तक कि अगर वो माधव के लेवल का नहीं भी था तो भी वो माधव से बहुत पीछे नहीं होगा। उसने अंदाजा लगाया कि ये मसला अब थोड़ा पेचीदा हो गया है। वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उसके भाई के लेवल के हों।
ये सोचकर कि उसने शायद अपने भाई के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, धनंजय कांप उठा। माधव का गुस्सा तो वो भी नहीं झेल सकता था। तब तुम कौन हो? धनंजय ने थोड़ा असहज होकर पूछा। मैंने तो बताया, मेरा नाम अयान रायजादा है। और मैं कौन हूँ, ये तुम माधव से पूछ लेना। चूंकि तुम मेरे भाई को जानते हो तो आज की बात को भूल जाओ। मुझे अभी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। धनंजय ने ये कहकर जाने की तैयारी की। उसे वापस जाकर अयान की असलियत का पता लगाना था। अब माधव को कॉल करने की हिम्मत तो उसमें थी नहीं। वो पहले अयान की पूरी जानकारी निकालेगा। अगर वो सचमुच ऐसा शख्स है जिससे वो पंगा नहीं ले सकता, तो वो माफी मांग लेगा। बड़े लोग भी तो माफी मांग लेते हैं। आखिरकार वो डर गया था। लेकिन जैसे ही वो उठकर जाने लगा, वरुण और गिरीश ने उसे रोक लिया। अयान, इसका क्या मतलब है? धनंजय ने मुड़कर पूछा। क्या मतलब? तुमने मेरा प्रोजेक्ट सस्पेंड करवाया, मेरे साथ बदतमीजी की। क्या तुम सोचते हो कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम चाहते क्या हो? क्या चाहता हूं? इस जगह के सामने एक प्लाजा है ना, वहां जाओ, प्रिया के सामने घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। फिर मैं इस मसले को खत्म कर दूंगा। कभी नहीं। अयान, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। अगर ये मसला बड़ा हो गया तो किसी का फायदा नहीं होगा, धनंजय ने गुस्से में कहा। उसे पब्लिक में घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहना, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं था। इससे न सिर्फ उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, बल्कि मिश्रा फैमिली और उसके भाई की इज्जत भी खराब होगी। अगर उसने ऐसा किया तो सबसे पहले माधव ही उसका गला घोंट देगा। माधव के लिए उसकी इज्जत सब कुछ थी। अगर वो घुटने टेकेगा तो इसका मतलब सिर्फ वो नहीं, बल्कि पूरी मिश्रा फैमिली घुटने टेक रही होगी। नहीं तो फिर आज तुम यहां से जा नहीं पाओगे। माधव को कॉल करो, उसे बुलाओ तुम्हें लेने, अयान ने कहा। आज अयान एक बार घमंड दिखाना चाहता था और माधव से सीधा टक्कर लेना चाहता था। वो उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था जो उसकी बेइज्जती करने की सोचते थे। उन्हें समझाना था कि इसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। वो और माधव दोनों एससीसी के कोर मेंबर्स थे और उसे उम्मीद थी कि ऑर्गेनाइजेशन इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो एससीसी में नया नया जोड़ा गया कोर मेंबर था, जबकि माधव पुराना खिलाड़ी था। हो सकता था कि एससीसी माधव का साथ दे, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। उसने हाल ही में देश की 2 सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशंस में एंट्री की थी। अब ये देखने का वक्त था कि वो कितना काम करती है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो बस नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो कर रहा था और दूसरी पार्टी जानबूझकर उसे तंग कर रही थी। वो सही था और ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को उसका साथ देना चाहिए था। वो इस मौके का इस्तेमाल स्प्रिंगफील्ड में अपनी धाक जमाने के लिए करेगा, ताकि वो अगला बड़ा खर्च आसानी से कर सके। हाय, हर दिन सुबह उठता हूँ और सोचता हूँ कि पैसा कैसे खर्च करूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी और को मेरी तरह ये प्रॉब्लम होगी। अयान, ज्यादा ना करो। मुझे ज्यादा दबाओगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम बाहरी हो और अगर स्प्रिंगफील्ड में टिकना चाहते हो तो लोकल ताकतों का सहारा लेना होगा। थोड़ा सम्मान दिखाओ ताकि दोनों का भला हो, धनंजय ने सलाह दी। आज मैं तुम्हें दबाने वाला हूं और तुम क्या कर लोगे? इन तीनों को ढेर करो और माधव को बुलाओ इन्हें लेने, अयान ने बेफिक्र अंदाज में कहा। उसके कहते ही वरुण और गिरीश ने धनंजय के दोनों बॉडीगार्ड्स पर हमला कर दिया। चारों में तेजी से फाइट शुरू हो गई। भले ही धनंजय के दोनों बॉडीगार्ड्स कमजोर नहीं थे, लेकिन वरुण और गिरीश, जो सालों तक विदेशों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ चुके थे, उनके सामने वो थोड़े कमजोर पड़ गए। वरुण और गिरीश दोनों टॉप टियर फर्स्ट लाइन मास्टर्स थे और टाइगर रैंक से बस एक कदम दूर थे। कुछ ही चालों में उन्होंने धनंजय के दोनों बॉडीगार्ड्स को ढेर कर दिया और वो तुरंत लड़ने की हालत से बाहर हो गए। धनंजय को उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इतनी ताकतवर होगी। ये वो लोग थे जिन्हें उसने माधव की अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग से खास तौर पर चुना था। अगर ये इतनी जल्दी हार गए
तो ये और पक्का हो गया कि अयान का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है जिससे पंगा लेना आसान नहीं। पलक झपकते ही धनंजय अकेला रह गया। अयान उठा और उसके पास चला गया। अयान, तुम क्या करना चाहते हो? सुनो, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मिश्रा फैमिली तुमसे आर पार की लड़ाई लड़ेगी। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि नतीजों के बारे में सोच लो, धनंजय ने घबराते हुए कहा। अब उसे सचमुच डर लग रहा था कि अयान उसके साथ कुछ कर देगा। आर पार की लड़ाई? हाँ। जिस पल तुमने प्रिया के बारे में गलत सोचना शुरू किया उसी पल से ये लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अब मैं बस तुमसे थोड़ा ब्याज वसूल कर रहा हूं। ये कहकर अयान ने धनंजय के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़! एक चीख के साथ धनंजय कई मीटर दूर जा गिरा। उसके कई दांत हवा में उड़ गए। अयान का थप्पड़ इतना जोरदार था कि धनंजय का आधा चेहरा तुरंत कई गुना सूज गया और उसके आधे दांत लगभग उखड़ गए। और ये सीन ठीक उसी वक्त लेस्टर कॉक्स ने देख लिया, जो अभी दरवाजा खोलकर अंदर आया था। माधव के राइट हैंड मैन के तौर पर लेस्टर को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। माधव का कॉल मिलने के बाद, जिसमें उसने लेस्टर को धनंजय की मदद के लिए किसी को भेजने को कहा था, लेस्टर अकेले ही आ गया। उसके हिसाब से अगर वो मसला नहीं सुलझा सकता तो और लोगों को लाने का कोई फायदा नहीं था। जब लेस्टर ने धनंजय को थप्पड़ खाकर उड़ते हुए देखा तो उसे और किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ी। वो सीधा अयान की तरफ लपका और उस पर मुक्का चलाने लगा। मिश्रा फैमिली का दूसरा बेटा उसकी नाक के नीचे इतनी बुरी तरह घायल हो गया था। अगर उसने दूसरी पार्टी को तबाह नहीं किया तो वो माधव को क्या मुंह दिखाएगा। अयान की माइंड पावर इतनी तगड़ी थी कि जैसे ही लेस्टर ने दरवाजा खोला, उसने उसे देख लिया था। उसे अंदाजा था कि लेस्टर उस पर हमला करेगा, लेकिन जैसे ही वो लेस्टर को नेस्तनाबूद करने वाला था, वरुण और गिरीश ने फटाफट उसके सामने आकर लेस्टर पर हमला कर दिया। दोनों ने सालों तक साथ काम किया था, तो ऐसी सिचुएशन में उनकी अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त थी। गिरीश ने लेस्टर का हर मुक्का पकड़ लिया और उसका हमला रोकने के लिए तैयार था। इसी बीच वरुण ने लेस्टर के निचले हिस्से पर हमला किया और उसकी टांगों को स्वीप करके उसे गिराने की कोशिश की। लेस्टर अयान पर मुक्का मारने वाला था, लेकिन जैसे ही वो अयान के पास पहुंचा, दो लोग उस पर टूट पड़े। वरुण और गिरीश के इतने कोऑर्डिनेटेड हमले का सामना करते हुए भी लेस्टर जरा भी घबराया नहीं। उसने गिरीश पर मुक्का चलाते हुए अपनी दाहिनी टांग उठाए और वरुण की किक को ब्लॉक कर दिया। धड़ाम धड़ाम! वरुण और गिरीश दोनों एक साथ 2 कदम पीछे हटे। अयान ने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया और उनकी ताकत को बिखेर दिया। इसी बीच लेस्टर तेजी से 5-6 मीटर पीछे सरक गया और दीवार से टकराया। दीवार का एक बड़ा हिस्सा पेंट सहित टूट गया और जोरदार आवाज हुई। लेस्टर की छाती से खून बहने लगा और उसके मुंह के कोने से खून टपकने लगा। वो लापरवाह हो गया था। लेस्टर ने वरुण और गिरीश को हैरानी से देखा। इन दोनों की ताकत कम से कम उसके बराबर थी, और वो भी तब जब दोनों ने मिलकर उस पर अचानक हमला किया था। अब की फाइट ने उसे गंभीर चोट पहुंचाई थी। उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इतनी तगड़ी होगी। वरुण और गिरीश भी थोड़े हैरान थे कि उनकी जॉइंट अटैक के बावजूद लेस्टर अभी भी खड़ा था। उन्हें इतना तगड़ा अपोनेंट मिले हुए काफी वक्त हो गया था। अगर वो दोनों साथ में लड़ते थे तो टाइगर रैंक के लोग छोड़कर कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। ये काफी कमाल की बात थी कि लेस्टर ने इतनी जल्दबाजी में उनकी फुल पावर पंच को झेल लिया और फिर भी खड़ा रहा। मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं और मिश्रा फैमिली के दूसरे बेटे को चोट पहुंचाने की वजह क्या है? लेस्टर ने अपनी छाती में उमड़ते खून को शांत करते हुए पूछा। तुम कौन हो? अयान ने लेस्टर को देखते हुए पूछा। मैं लेस्टर कॉक्स हूं। मैं अभी मिश्रा फैमिली के बड़े बेटे के लिए काम करता हूं, लेस्टर ने जवाब दिया। माधव, बिल्कुल। लेस्टर, जल्दी मदद करो। धनंजय किसी तरह खड़ा हुआ और लेस्टर की तरफ चिल्लाया। लेस्टर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अभी तो वो खुद को बचाने की हालत में नहीं था। अगर वो दोनों फिर से हमला करते तो वो ढेर हो जाता।
चोट लगने से पहले भी वो उन दोनों को नहीं हरा सकता था, और अब चोटिल होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अब उसे बस उम्मीद थी कि मिस्टर माधव का नाम दूसरी पार्टी पर कुछ दबाव डालेगा। आखिर माधव स्प्रिंगफील्ड के 4 टॉप टैलेंट्स में से एक था। स्प्रिंगफील्ड में बहुत कम लोग थे जो उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत करते थे। लेकिन किसे पता था कि अयान हंसेगा, उसकी बात को इग्नोर करेगा और धनंजय की तरफ मुड़ेगा। वरुण और गिरीश ने तुरंत समझ लिया और एक साथ लेस्टर पर टूट पड़े। लेस्टर का दिल एक पल के लिए सिकुड़ गया। वो कुछ बोल पाता, इससे पहले ही दोनों का हमला उस तक पहुंच गया। अब वो सिर्फ डिफेंड कर सकता था। लेस्टर के मुंह से खून का एक और फव्वारा निकला और उसका शरीर धीरे धीरे दीवार से सरकता हुआ फर्श पर गिर गया। अब वो पूरी तरह लड़ने की हालत से बाहर था। धनंजय ने डर के मारे ये देखा कि लेस्टर ने खून उगला और ढेर हो गया। वो डर से अयान के सामने घुटनों पर बैठ गया और कांपते हुए बोला, मिस्टर रायजादा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं गलत था, मुझे आपसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब उसे सचमुच पछतावा हो रहा था। उसने बिना वजह इस तबाही को क्यों बुलाया? यहां तक कि माधव का राइट हैंड मैन लेस्टर भी हार गया, तो उसका क्या होगा? माधव को कॉल करो और उसे बुलाओ तुम्हें लेने, अयान ने बिना किसी भाव के कहा। क्या अभी कॉल करूं? अगर मैंने नहीं किया तो? अगर तुमने नहीं किया तो मुझे तुम्हें फिर से मारना पड़ेगा। ये कहकर अयान ने हाथ उठाया और धनंजय के चेहरे पर फिर से थप्पड़ मारने की तैयारी की। धनंजय इतना डर गया कि उसने फटाफट हाथ उठाकर उसे रोका। फिर जल्दी से बोला, ठीक है मैं अभी कॉल करता हूँ, अभी करता हूँ। हर शब्द बोलते वक्त धनंजय को दर्द हो रहा था। अयान का पिछला थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसने उसे ट्रॉमा दे दिया था। धनंजय ने कांपते हाथों से फोन निकाला और माधव का नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट हुआ और दूसरी तरफ से माधव की आवाज आई। क्या है? माधव, जा जल्दी, मुझे बचा। धनंजय ने कांपती आवाज में कहा। उसके मुंह में इतना दर्द था। अयान के थप्पड़ ने उसके आधे दांत उड़ा दिए थे, तो दर्द तो होना ही था। तुझे क्या हुआ? साफ बोल नहीं सकता? मैंने लेस्टर को किसी को लेकर तेरी मदद के लिए भेजा था ना? वो अभी तक नहीं पहुंचा? माधव ने फोन पर पूछा। धनंजय ने अयान की तरफ देखा और समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। अयान ने फोन ले लिया और बोला, लेस्टर तो पहले ही जमीन पर पड़ा है। तुम जल्दी आकर उसे ले जाओ। अगर नहीं आए तो धनंजय का भी वही हाल होगा। धनंजय अयान की बात सुनकर फिर से कांप उठा। तुम कौन हो? माधव की ठंडी आवाज फोन से आई। जब आओगे तब पता चल जाएगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, अयान ने सपाट लहजे में कहा। ठीक है, माधव ने ये कहकर फोन काट दिया। अयान ने फोन धनंजय को वापस फेंक दिया और प्रिया के सामने वाली कुर्सी पर वापस जाकर बैठ गया। माधव के आने का इंतजार करने लगा। जो कुछ अभी हुआ वो बहुत तेजी से हुआ था। इस बीच प्रिया अभी तक होश में नहीं आई थी। धनंजय की हालत देखकर और लेस्टर को, जो खून से लथपथ होकर ढेर हो चुका था, प्रिया को भी थोड़ा डर लग रहा था। आखिर वो एक औरत थी और उसने पहली बार इतना खूनी मंजर देखा था। मिस्टर रायजादा, क्यों न हम पहले यहाँ से चले जाएं? प्रिया ने अयान के कंधे दबाते हुए सुझाव दिया। अयान ने हाथ बढ़ाकर प्रिया के कंधे पर रखे हाथ को थपथपाया। उसने तसल्ली दी, डरो मत मिस प्रिया, मैं यहाँ हूँ। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अयान ने अपना फोन निकाला और बालराम को एक मैसेज भेजा। उसने बालराम से माधव के बारे में पूछा। बालराम को लगा कि अयान माधव को खत्म करने की सोच रहा है, क्योंकि माधव ने पहले ग्रुप चैट में उसका निशाना बनाया था। उसने अयान को बताया कि माधव का परिवार स्प्रिंगफील्ड में काफी ताकतवर है, लेकिन कुछ असली बड़े खानदानों से उसकी तुलना नहीं हो सकती। माधव को सपोर्ट करने वाला एससीसी का एक और बॉस है, जो बड़े बॉस क्लिंटन के साथ थोड़ा उलझा हुआ है। इसलिए माधव भी उनके साथ उलझता है। इसके अलावा माधव बहुत क्रूर है। वो अपने दुश्मनों को मार डालने या अपाहिज करने का रास्ता ढूंढता है, तब जाकर मानता है।
इसलिए उसने स्प्रिंगफील्ड में कई लोगों को नाराज किया है, लेकिन अपनी ताकत और मजबूत सपोर्ट की वजह से वो अभी तक आराम से जी रहा है। अयान ने बालराम को आज की घटनाओं के बारे में ब्रीफ किया। ये सुनकर बालराम हैरान रह गया। उसने अयान से फटाफट एड्रेस मांगा और कहा कि वो जल्दबाजी में कुछ ना करे और उसके आने का इंतजार करे। बालराम के नजरिए से स्प्रिंगफील्ड माधव का गढ़ था और ये कहना मुश्किल था कि अयान, जो एक बाहरी शख्स था, माधव जैसे लोकल ताकतवर को हरा पाएगा या नहीं। अयान वो शख्स था जिसे बड़े बॉस क्लिंटन ने नामित किया था, तो उसे ये बात रिपोर्ट करनी थी। वरना अगर अयान और माधव सचमुच भिड़ गए तो ये ऐसी टक्कर होगी जिसमें दोनों को नुकसान होगा। नतीजा क्या होगा ये बताना मुश्किल था। अयान कुर्सी पर बैठा, आंखें बंद करके प्रिया के मसाज का मजा ले रहा था और माधव के आने का इंतजार कर रहा था। बालराम आए या ना आए, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे माधव से जरा भी डर नहीं था, भले ही उसे बालराम की मदद ना मिले। अब वो अयान नहीं था जिसने अभी अभी सुपर रिच सिस्टम डिस्कवर किया था। उस वक्त उसके पास कोई बेस नहीं था और उसे हर कदम पर सावधान रहना पड़ता था ताकि बड़े ताकतवर लोग उस पर नजर न डालें। लेकिन अब उसने देश की 2 सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशंस में एंट्री कर ली थी। उनके सपोर्ट के साथ उसे माधव से डरने की जरूरत नहीं थी, बशर्ते वो ऑर्गेनाइजेशन के नियम तोड़े नहीं। और माधव के पीछे खड़े लोगों से भी उसे कोई डर नहीं था। भले ही माधव स्प्रिंगफील्ड के 4 टॉप टैलेंट्स में से एक था और एससीसी का पुराना मेंबर था, लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स और फाल्कन की तुलना में वो बहुत पीछे था। दोनों का लेवल ही अलग था। थोड़ी देर बाद प्राइवेट रूम का दरवाजा फिर से खुला। इस बार सबसे पहले एक लंबा चौड़ा, गोल मटोल चेहरे वाला शख्स अंदर आया। उसके पीछे कुछ लोग थे जो देखने में किसी तगड़े फाइटर जैसे लग रहे थे। लीडर तो जाहिर तौर पर माधव मिश्रा था, स्प्रिंगफील्ड के मिश्रा खानदान का बड़ा बेटा, 4 टॉप टैलेंट्स में से एक और एससीसी का कोर बिग बॉस। पहली नजर में अयान को लगा कि माधव ऐसा शख्स है जिसके पास तगड़ा शरीर है, लेकिन दिमाग शायद उतना तेज नहीं। लेकिन जो आदमी स्प्रिंगफील्ड के 4 टॉप टैलेंट्स में से एक हो और एससीसी का कोर मेंबर हो, वो भला इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। माधव के अंदर आते ही उसने रूम की सिचुएशन को एक नज़र में भांप लिया। लेस्टर कोने में बेहोश पड़ा था। धनंजय का आधा चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था और वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा, हारा हुआ सा दिख रहा था। सामने एक जवान लड़का कुर्सी पर बैठा था जिसके पीछे 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक जवान लड़की उसके कंधे दबा रही थी। माधव और उसके लोग अंदर आए तो उसके पीछे वाला एक शख्स लेस्टर की हालत चेक करने गया। फिर उसने रिपोर्ट दी, मिस्टर माधव, लेस्टर बस बेहोश है, उसकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन उसे गंभीर चोटें आई हैं। उसे हॉस्पिटल ले जाओ, माधव ने थोड़ी रूखी आवाज में ऑर्डर दिया। रोज फिर 2 लोग आए, लेस्टर को उठाकर प्राइवेट रूम से बाहर ले गए और हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। धनंजय ने जैसे ही माधव को अंदर आते देखा, वो उठा और माधव के सामने पहुंचकर बोला, माधव। लेकिन माधव ने धनंजय को एक नजर देखा और जोरदार लात मारकर डांटा, कमीने, तूने मिश्रा खानदान की इज्जत को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। माधव की लात से धनंजय लड़खड़ाता हुआ पीछे गया और जमीन पर बैठ गया, चेहरा हैरानी से भरा हुआ। माधव का इरादा धनंजय को कुछ खास नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उसने लात में ज्यादा जोर भी नहीं लगाया था, वरना वो एक ही लात में धनंजय को अधमरा कर देता। जैसे ही वो अंदर आया, उसने धनंजय को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा और ये देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। उल्टा, अगर धनंजय लेस्टर की तरह जमीन पर पड़ा होता तो वो कुछ नहीं कहता। आखिर वो इतना ताकतवर नहीं था, तो इसमें उसकी क्या गलती। कम से कम उसने मिश्रा खानदान को शर्मिंदा तो नहीं किया होता। अगर ये बात बाहर फैल गई कि धनंजय बाहरी लोगों के सामने घुटनों पर बैठा था, तो माधव कैसे मुंह दिखाएगा। मिश्रा खानदान कैसे लोगों का सामना करेगा। ये सब करने के बाद माधव धीरे धीरे अयान के सामने गया, बैठा और उसे गौर से देखने लगा।
उसने इस जवान लड़के को पहले कभी नहीं देखा था। जहां तक स्प्रिंगफील्ड की बात है, अगर कोई इतना जवान और इतना काबिल शख्स होता तो वो उसे जरूर जानता। इसलिए उसे यकीन था कि ये लड़का स्प्रिंगफील्ड का नहीं है। एक बाहरी शख्स जो स्प्रिंगफील्ड में मिश्रा खानदान से पंगा लेने की हिम्मत कर रहा था। कितनी हिम्मत! और इतना बेफिक्र अंदाज में। भले ही अयान कोई ड्रैगन हो, स्प्रिंगफील्ड में उसे झुकना ही पड़ेगा। जब माधव अयान को देख रहा था, अयान भी माधव को देख रहा था। बड़ा भारी शरीर और गुस्सैल चेहरा छोड़कर उसमें कुछ खास नहीं था। स्प्रिंगफील्ड के मिश्रा खानदान का बड़ा बेटा, एससीसी का कोर बॉस और 4 टॉप टैलेंट्स में से एक ऐसा दिखता है। अयान को थोड़ी निराशा हुई। उसके हिसाब से ऐसा शख्स पंखा लिए सभ्य अंदाज में दूसरों को सलाह देता हुआ होना चाहिए। तुम कौन हो? मिश्रा खानदान के खिलाफ क्यों जा रहे हो? मुझे उम्मीद है तुम मुझे कोई ठोस वजह दोगे, वरना नतीजे तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा भयानक होंगे, माधव ने अयान से रूखी आवाज में कहा। भले ही उसकी आवाज थोड़ी भारी थी, लेकिन उसमें एक ठंडक थी जो लोगों को सिहरन दे सकती थी। अयान ने माधव के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कहा, तुम ही माधव हो, है ना? धनंजय ने मेरा प्रोजेक्ट सस्पेंड करवाया और मेरे करीबी लोगों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, ये तुम्हें पता है। अगर उसने तुम्हारा प्रोजेक्ट सस्पेंड करवाया तो इसका मतलब है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट सस्पेंड होना चाहिए था। और अगर उसने तुम्हारे लोगों की बेइज्जती की तो वो इसके लायक थे। ये वजह नहीं कि तुम उससे मारो और घुटनों पर बैठने को मजबूर करो, माधव ने ऐसे कहा जैसे ये कोई आम बात हो। ये सुनकर अयान को हंसी आ गई। ऐसे शख्स से तर्क करना बेकार था। मेरा नाम अयान रायजादा है। मैंने तुम्हारे लोगों को पीटा और डांटा। जो मेरे सामने घुटनों पर बैठा वो अभी खड़ा है, और जो नहीं बैठा वो जमीन पर पड़ा है। अब तुम क्या कर सकते हो? अयान ने हंसते हुए माधव को देखकर कहा। अयान रायजादा, ये नाम कुछ सुना सुना सा था। माधव ने दिमाग पर जोर डाला। लगता है एससीसी में कुछ वक्त पहले जोड़ा गया नया कोर मेंबर, उसका नाम भी अयान रायजादा था। और इस अयान नाम के लड़के ने टी फैक्शन के 8 टॉप फाइटर्स में से एक, जय शेट्टी को भी हराया था। एससीसी में इस बात को लेकर काफी हंगामा हुआ था और कई लोग ये देखना चाहते थे कि ये अयान है कौन। तुम वही अयान हो जिसे बालराम ने जोड़ा था? माधव ने पूछा। हाँ, तभी तुम मिश्रा खानदान को हल्के में ले रहे हो। स्प्रिंगफील्ड का मिश्रा खानदान सचमुच कैपिटल सिटी के शेट्टी खानदान से थोड़ा कम है। तो अगर तुम शेट्टी खानदान को हल्के में ले सकते हो तो जाहिर है मिश्रा खानदान को भी ले सकते हो। लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम कहाँ हो। मुझे अच्छे से पता है कि ये स्प्रिंगफील्ड है, लेकिन तो क्या? अयान ने बेफिक्र अंदाज में कहा। बढ़िया अयान, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम में ऐसा क्या खास है जो जय शेट्टी से भिड़ने की हिम्मत कर रहे हो। माधव खड़ा हो गया और जोर से बोला। उसकी तेज आवाज पूरे रूम में गूंज उठी। अयान ने उसे और मिश्रा खानदान को पूरी तरह अनदेखा कर दिया था। मेरे इलाके में मेरे लोगों की बेइज्जती करके तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये तो माधव के लिए सबसे बड़ा अपमान था। उसे इतना घमंडी शख्स सालों बाद मिला था। आज वो अयान की टेस्टिंग जरूर करेगा, ये देखने के लिए कि क्या वो सचमुच उतना तगड़ा है जितना लोग कहते हैं। अगर अयान उतना तगड़ा नहीं निकला तो माधव उसे अपाहिज करने में जरा भी नहीं हिचकेगा। लेकिन अयान जरा भी नहीं हिला। वो देखना चाहता था कि माधव क्या करने वाला है। क्या वो हिंसा का सहारा लेगा? उसे लगता था कि वो इन सबको अकेले ढेर कर सकता है। माधव के साथ आए लोगों में सिर्फ वो बूढ़ा आदमी जो उसके बगल में खड़ा था थोड़ा तगड़ा लग रहा था। लेकिन वो शायद पर्थ के लेवल का होगा और टाइगर रैंक में मुश्किल से एंट्री कर पाया होगा। अगर अयान सचमुच पूरा जोर लगाए और हमला करे तो वो इस बूढ़े को ज्यादा से ज्यादा 3 चालों में ढेर कर सकता था। वहीं अगर माधव अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यमुना इंटरनेशनल को दबाने की कोशिश करता तो अयान को बस अपनी थोड़ी सी पहचान जाहिर करनी पड़ती। फिर ऑर्गेनाइजेशन मिश्रा खानदान को दबा देगी।
माधव के लोग किसी भी वक्त हमला करने को तैयार थे। बस माधव का ऑर्डर चाहिए था और वो अयान को ढेर कर देते। वरुण और गिरीश भी अयान के पीछे से आगे आए, उनके चेहरों पर गंभीरता थी। दूसरी पार्टी कमजोर नहीं थी और शायद एक तगड़ी फाइट होने वाली थी। किसी भी हाल में उन्हें अयान की हिफाजत करनी थी। ये उनका फर्ज था, बॉडीगार्ड्स के तौर पर। जब वो विदेश में थे तो अपने एम्प्लॉयर की सेफ्टी के लिए वो गोलियों की बौछार में भी अपनी जान दे सकते थे। फिर ये तो छोटा सा सीन था। माधव खड़ा हो गया और अयान को घूरने लगा। पहले वो थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं थी। वो पहले अयान को ढेर करेगा, फिर कुछ सोचेगा। भले ही अयान के पीछे क्लिंटन हो, उसके पास भी तो सपोर्ट था। उसे पहले मिश्रा खानदान की इज्जत बहाल करनी थी। अगर वो आज अयान को ऐसे ही जाने देता तो लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देते। अयान अगर जय शेट्टी से भिड़ सकता है और अभी भी यहाँ सही सलामत खड़ा है, तो वो कोई मामूली शख्स नहीं था। जीता हो या हारा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त सिर्फ अयान ही कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पर थोड़ी बेफिक्री के साथ। वो देखना चाहता था कि माधव क्या करने वाला है। अगर दूसरी पार्टी हमला करती तो वो सबको ढेर कर देता। चाहे जैसे भी देखो, सही तो वो ही था। दोनों बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल होने और उनके नियम कायदे ध्यान से पढ़ने के बाद अयान ने अपने लिए एक मोटो बनाया था। जब हक तुम्हारे साथ हो तो तुम कहीं भी जा सकते हो। वो खुद किसी को तंग नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई उसे तंग करने की हिम्मत करता तो वो समझ ले कि उसकी जिंदगी खत्म। प्रिया भले ही थोड़ी नर्वस थी, लेकिन वो अयान के कंधे दबाती रही। उसे यकीन था कि अयान सब कुछ परफेक्टली हैंडल कर लेगा। जब दोनों तरफ तलवारें खींच चुकी थीं और फाइट शुरू होने वाली थी, तभी एक आवाज ने रूम की शांति तोड़ दी। रुको, माधव! बालराम हौंफते हुए तेजी से अंदर आया। ये देखकर कि अभी तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, उसने राहत की सांस ली। शुक्र है, वो वक्त पर पहुंच गया। अगर फाइट शुरू हो जाती तो इसे शांति से खत्म करना मुश्किल हो जाता। जब तक कोई एक्शन नहीं हुआ था, तब तक बातचीत की गुंजाइश थी। माधव को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी, उसे पता था कि ये कौन है। क्लिंटन का चमचा बालराम, जो उसी की तरह एससीसी का कोर मेंबर था। बालराम, आज तुम यहाँ हो, फिर भी मुझे नहीं रोक सकते। अयान ने मेरे खानदान की बेइज्जती की है। जो मेरे खानदान की बेइज्जती करता है, उसे मैं अपाहिज करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिक्र मत करो, मैं उससे यहाँ मरने नहीं दूंगा, माधव ने बिना पीछे देखे कहा। माधव का लहजा बेहद घमंडी था, जैसे अयान उसकी चॉपिंग बोर्ड पर हो और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता हो। माधव की बात सुनकर अयान हंसा और बोला, माधव, तुम्हें थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है ना? तुम्हें लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। मुझे सचमुच तुम्हारी कोई परवाह नहीं। बालराम, आज जो भी हो, उसकी चिंता मत करो। मैं देखना चाहता हूं कि ये मेरा क्या कर सकता है। तुम दोनों प्लीज एक कदम पीछे हटो। हम सब एससीसी के कोर मेंबर्स हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। चाहे कोई जीते या हारे, ये एससीसी के लिए बड़ा नुकसान होगा। बालराम ने आगे बढ़कर दोनों को मनाने की कोशिश की। उसे पता था कि इन दोनों को रोकना आसान नहीं होगा। वो माधव को अच्छे से जानता था और समझता था कि वो अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखता है। वो क्रूर और बेरहम है, और अगर कोई उसे गलत करता है तो वो उसका बदला जरूर लेता है। आज अयान ने ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके खानदान की भी बेइज्जती की थी, तो वो अपनी इज्जत बहाल करने के लिए जरूर कुछ करेगा। उसके लिए बदला लेने में देर करना कोई मायने नहीं रखता। वहीं अयान का माधव के साथ सिर्फ एक बार छोटा सा इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन जो शख्स जय शेट्टी से सीधा भिड़ सकता है, वो भला काहे कैसे हो सकता है? आखिर में इसमें अयान की कोई गलती नहीं थी। सारा झमेला माधव के निकम्मे भाई धनंजय की वजह से शुरू हुआ था। बालराम को पहले से शक था कि अयान शायद किसी हिडन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली का वारिस है। ऐसे लोग आसान नहीं होते, लेकिन बालराम मजबूर था।
बड़े बॉस ने अभी अभी उसे ऑर्डर दिया था कि वो इन दोनों को रोके और मसले को और बढ़ने ना दे, इसलिए उसे मजबूरी में ये करना पड़ रहा था। बालराम को बड़े बॉस की चिंता भी समझ आ रही थी। बड़े बॉस लिपिका और वसीम के बीच 10 साल का अपॉइंटमेंट नजदीक आ रहा था, जो उनके लिए बहुत अहम था। इस दौरान वो इस मसले में पूरी तरह डूबे हुए थे। अगर इस वक्त अयान और माधव भिड़ गए तो ये कई सारी रिएक्शंस को ट्रिगर कर देगा। अयान वो शख्स था जिसे बालराम ने एससीसी के कोर में जोड़ा था, और वो उनके 10 साल के अपॉइंटमेंट के लिए बड़ी मदद था। इसलिए बालराम किसी भी हाल में चुप नहीं बैठ सकता था। इससे माधव के पीछे खड़े लोगों के साथ एक गैप क्रिएट हो सकता था और उन्हें टी फैक्शन और वसीम से निपटने के लिए एससीसी की पूरी ताकत की जरूरत थी। इस क्रिटिकल मोमेंट पर बड़े बॉस बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई एक्स्ट्रा झमेला हो या अपने ही लोगों के बीच टकराव शुरू हो। बालराम, तुमने भी सुना, इसने न सिर्फ मेरे खानदान की बल्कि मेरी भी बेइज्जती की है। तुम्हें लगता है कि तुम आज इसे रोक सकते हो? माधव ने सख्त आवाज में कहा। वो अब गुस्से से फटने की कगार पर था। सिचुएशन बेकाबू होती देख बालराम ने फटाफट कहा, माधव, इस मसले को बॉस को डिसाइड करने दे। तुम्हें क्या लगता है, हम सब एससीसी के मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं और ऐसा करने से हमारी यूनिटी पर असर पड़ेगा। उसे उम्मीद थी कि कुछ बॉस का जिक्र करके वो माधव को शांत कर लेगा। मैं इसे अपाहिज करने के बाद बॉस को सौंप दूंगा। इसे पकड़ो। माधव के बोलते ही उसके पीछे से 2 लोग बाहर निकले और वरुण और गिरीश भी उनसे भिड़ने के लिए आगे बढ़े। उस पल चारों में फाइट शुरू हो गई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, मुक्कों और लातों की आवाज अचानक पूरे प्राइवेट रूम में गूंजने लगी। बालराम माधव के इस एक्शन से गुस्से में तिलमिला उठा। वो जल्दबाजी में आया था और अपने साथ किसी को नहीं लाया था, इसलिए वो माधव के इस पूरी तरह बेतुके एक्शन को रोक नहीं सका और सिर्फ तमाशा देखता रहा। चारों में फाइट चल रही थी और एक पल के लिए ये बताना मुश्किल था कि जीत किसकी होगी। माधव स्प्रिंगफील्ड में एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग चलाता था और उसने देश विदेश से कई एक्सपर्ट्स को हायर किया था। इस बार उसने उनमें से कुछ को ही लाया था, लेकिन दोनों तरफ की ताकत बराबर थी। फिर भी वरुण और गिरीश को थोड़ा अपर हैंड मिल रहा था। माधव ने देखा कि उसके लोग दूसरी पार्टी को जल्दी हरा नहीं पा रहे थे और उल्टा वो नीचे आ रहे थे। उसने अपने पीछे खड़े लोगों को आंखों से इशारा किया। तुरंत 2 और लोग फाइट में कूद पड़े। वरुण और गिरीश को अभी तक थोड़ा अपर हैंड था, लेकिन जैसे ही 2 और लोग फाइट में शामिल हुए, वो दबाव में आ गए। लेकिन अचानक उन्होंने अपनी फाइटिंग स्टाइल बदल दी और पूरी तरह बिंदास हो गए। अब वो डिफेंड नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर्फ अटैक पर फोकस कर रहे थे। इस तरह की ऑल आउट फाइटिंग स्टाइल ने उनके अपोनेंट्स को हक्का बक्का कर दिया, भले ही उनकी तरफ 2 लोग और जुड़ गए हों। बेशक अयान की साइड के दोनों भी अब गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। आखिर सबकी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था। वो सब फाइटिंग पिरामिड के टॉप पर थे। वरुण और गिरीश को अपर हैंड सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उनके पास विदेश में सालों की जिंदगी और मौत की फाइट का तजुर्बा था। अयान दोनों तरफ की फाइट को देख रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा था। भले ही उनकी खतरनाक चालें दूसरी पार्टी को परेशान कर रही थीं, लेकिन वरुण और गिरीश ज्यादा देर तक इस फाइट को नहीं झेल सकते थे। आखिर दूसरी साइड पर 4 लोग थे और उनकी ताकत उनसे ज्यादा कम नहीं थी। जैसा कि कहते हैं, भीड़ में ताकत होती है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वरुण और गिरीश जल्द ही हार जाते। अयान ने हाथ बढ़ाकर प्रिया के कंधे पर रखे हाथ को थपथपाया और कहा, मिस प्रिया, पीछे हट जाओ। प्रिया ने तुरंत समझ लिया। उसने मसाज करना बंद किया, कुछ कदम पीछे हटी और नर्वस होकर अयान को देखने लगी। अयान, मैंने कहा था ना, ये स्प्रिंगफील्ड है, यहाँ तुम जो चाहो वो नहीं कर सकते। अगर तुम मेरे सामने झुककर माफी मांग लो तो मैं सिर्फ तुम्हारे दोनों हाथ लूंगा, तुम्हारी जान नहीं, माधव ने हंसते हुए कहा। लग रहा था कि उसे पूरा यकीन था कि वो जीत जाएगा।
अयान ने माधव को देखा, जिसके चेहरे पर हंसी थी, और बोला, उम्मीद है तुम थोड़ी देर बाद भी ऐसे ही हंस पाओ। बोलते ही उसकी ऑरा अचानक फट पड़ी। वो सामने की टेबल को लांघ कर एक हाथ से माधव को पकड़ने के लिए बढ़ा। माधव को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। उसे बस अपनी छाती में एक जकड़न महसूस हुई, जैसे अयान की पहाड़ जैसी ताकत उसे कुचल रही हो। ये फीलिंग उसे बेहद असहज कर रही थी। इसी पल अयान उसके पास पहुंचा और एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। माधव के बगल में खड़ा बूढ़ा आदमी तुरंत माधव को एक तरफ धकेलकर उसकी जगह पर आ गया। उसने अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके अयान के हमले को रोकने की तैयारी की। अयान का इरादा पहले माधव को पकड़ने का था, लेकिन अब जब इस बूढ़े ने उसका प्लान खराब कर दिया, तो उसकी ताकत फिर से फट पड़ी। उसने अपोनेंट की क्रॉस की हुई बाहों पर जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम! एक तेज आवाज पूरे प्राइवेट रूम में गूंज उठी। यहां तक कि पास में लड़ रहे 4 लोग भी रुक गए और अयान की तरफ देखने लगे। अयान का मुक्का बूढ़े की बाहों पर लगा और उसकी जबरदस्त ताकत ने बूढ़े की बाहों को चीर दिया, उसका डिफेंस तोड़ते हुए। बूढ़े को लगा जैसे कोई तूफानी ताकत उस पर हमला कर रही हो। वो टाइगर रैंक का फाइटर था, फिर भी वो इसका मुकाबला नहीं कर सका। उसके पास इस ताकत को रोकने का कोई चारा नहीं था। उसकी बाहें हट गईं और वो ताकत सीधे उसकी छाती पर लगी। फिर उसका शरीर अनचाहे पीछे उड़ गया। अयान के मुंह से बूढ़ा 10 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गया। वो दीवार से टकराया और मुंह से खून का फव्वारा छूट गया। उसकी दोनों बाहें कमजोर होकर लटक गईं। वो टेबल पर पड़े अयान को डर के मारे देख रहा था। ये मुक्का इतना तगड़ा था कि इसने ना सिर्फ उसकी बाहें तोड़ दी, बल्कि उसकी कई पसलियां भी तोड़ दी। ये जवान लड़का बहुत ताकतवर था। वो एक टाइगर रैंक मास्टर था, जो कई सालों से मशहूर था। भले ही उम्र की वजह से वो अब अपने पीक पर नहीं था, फिर भी वो टाइगर रैंक में था। वो पास में लड़ रहे 4 फर्स्ट क्लास पीक लेवल मास्टर्स को आसानी से बिना पूरी ताकत लगाए ढेर कर सकता था। भले ही फर्स्ट क्लास पीक मास्टर्स टाइगर रैंक से सिर्फ एक कदम दूर हो, लेकिन एक असली टाइगर रैंकर के सामने उनके पास कोई चांस नहीं होता। टाइगर रैंक मास्टर की खासियत ये थी कि नॉर्मल कंडीशंस में वो आम हथियारों के हमले से नहीं डरते, लेकिन फर्स्ट क्लास पीक मास्टर्स इतने बेफिक्र नहीं हो सकते। यही दोनों की ताकत में फर्क था। अयान ने अपना हाथ झटका, टेबल से नीचे कूदा और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। इसके बाद वो फिर से शांत हो गया। लग रहा था जैसे अभी जो कुछ हुआ, वो उसने किया ही नहीं। प्रिया फिर से पास आए और उसके कंधे दबाने लगी। अयान हर सिचुएशन में इतना बेफिक्र रहता था और ये प्रिया को उसका दीवाना बना रहा था। यही एक असली बिग बॉस की पहचान थी। चाहे आसमान टूटकर गिरे, वो पलक भी नहीं झपकाएगा। रूम में मौजूद हर शख्स अयान को डर के मारे देख रहा था। बेशक माधव वो शख्स था जिसे इस बात को स्वीकार करने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी। बूढ़ा काल वो इंसान था जिसने उसके दादाजी के साथ मिलकर जंग लड़ी थी। वो फर्स्ट क्लास वॉरियर के रैंक को पार करके टाइगर रैंक में पहुंच चुका था। आम हथियार अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। काल ने सालों तक माधव की हिफाजत की थी और उसके लिए अनगिनत प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि माधव के स्प्रिंगफील्ड के 4 टॉप टैलेंट्स में से एक बनने में काल का बड़ा योगदान था। लेकिन ये बूढ़ा, जिसे वो हमेशा अजेय मानता था, अयान के एक मुक्के से गंभीर रूप से घायल हो गया। वो इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? बालराम भी उतना ही हैरान था। भले ही अफवाह थी कि अयान बहुत ताकतवर है और उसने जय शेट्टी को हर्षनगर से भागने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अफवाहें तो अफवाहें होती हैं और अक्सर बड़ा चढ़ाकर कही जाती हैं। जब तक उसने अपनी आंखों से नहीं देखा, उसे यकीन नहीं था। यहां तक कि जब बड़े बॉस क्लिंटन ने उससे हर्षनगर जाकर अयान से पर्सनली मिलने को कहा था और बालराम ने वो टास्क पूरा किया था, तब भी उसे लगा था कि ये थोड़ा ओवर रिएक्शन है। क्लिंटन जैसे शख्स को बस एक शब्द बोलना था और अयान को उनके सामने झुककर आना पड़ता। लेकिन अब जब उसने अयान की ताकत को सचमुच देख लिया, तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया।
बड़े बॉस सचमुच बड़े बॉस थे, उनकी नज़र वाकई अनोखी थी। वो काल को जानता था। ये वो बॉडीगार्ड था जिसे मिश्रा खानदान ने अपने पहले वारिस माधव की हिफाजत के लिए दिया था। हर बड़े खानदान में अपने पहले वारिस की सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड दिया जाता है। बालराम के पास ऐसा कोई बॉडीगार्ड नहीं था, क्योंकि वो अपने खानदान का पहला वारिस नहीं था। भले ही उसने अपने खानदान से सुलह नहीं की थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके एससीसी में एंट्री करने और कोर मेंबर बनने की वजह पूरी तरह क्लिंटन थी, जिन्हें वो फॉलो करता था। ये लोग कम से कम टाइगर रैंक या उससे ऊपर के होते हैं। उनके खानदानों में टाइगर रैंक मास्टर्स की टॉप लेवल ताकत होती है, और वो आम हथियारों के खतरे से नहीं डरते। लेकिन अब माधव के साथ का बॉडीगार्ड अयान के एक मुक्के से इतना घायल हो गया कि उसकी फाइटिंग पावर पूरी तरह खत्म हो गई। ये बालराम की सोच से परे था। अयान की उम्र क्या थी? बालराम ने सुना था कि वो अभी यूनिवर्सिटी में है। इतनी कम उम्र में, और वो आम प्रोटेक्टर से कहीं ज्यादा ताकतवर था। ये तो अविश्वसनीय था। अयान सचमुच अब तक का सबसे ताकतवर जवान शख्स था जिससे बालराम मिला था। जहां तक 3 एससीसी बॉसेज की बात है, बालराम ने उन्हें कभी एक्शन में नहीं देखा था, तो वो इस पर कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन उसे यकीन था कि अयान में उनसे टक्कर लेने की ताकत जरूर थी। इसके अलावा अयान उन सब से छोटा था और उसमें ढेर सारी पोटेंशियल थी। बालराम को पहले शक था कि अयान किसी हिडन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली का वारिस है। वो इतना जवान था, और हाल के वक्त में उसके हाथों से करीब 100 बिलियन का फंड निकला था। और अब उसने अविश्वसनीय ताकत दिखाई थी। लगता था कि अयान का खानदान थोड़ा डरावना था। इतने हाई प्रोफाइल परफॉर्मेंस के साथ क्या अयान का खानदान अब छुपने से बाहर आने को तैयार था? पिछले 2 सालों में कई हिडन अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज बाहर आई थीं और बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ रही थीं। बालराम के खानदान का भी एक हिडन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के साथ शुरुआती पार्टनरशिप थी, इसलिए उसे इस बारे में इतना पता था। दूसरी तरफ जो लोग अभी तक लड़ रहे थे, उन्होंने फाइट जारी रखने की हिम्मत नहीं की। दोनों तरफ के लोग पीछे हट गए। अयान की विस्फोटक ऑरा और ताकत ने उन्हें निराश कर दिया था। इतने तगड़े मास्टर के सामने उनकी लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई थी। धनंजय के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो पहले से ही जमीन पर लेटकर हारा हुआ था। काल माधव होश में आया और जल्दी से उस बूढ़े को सहारा देने पहुंचा, जिसे अयान ने अभी अभी गंभीर रूप से घायल किया था। माधव, भागो, यहां से निकल जाओ। काल ने किसी तरह ये वाक्य बोला, उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसने माधव को पाला पोसा था और काल उसे अपने पोते की तरह मानता था। भागो, मसला अभी हल नहीं हुआ, तुम कहाँ भागने की सोच रहे हो? अयान कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठा और बोला। अयान, तुम चाहते क्या हो? माधव हौंफते हुए पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अयान इतना ताकतवर होगा। जब काल को अयान के एक मुक्के से गंभीर चोट लगी, तो बाकी लोग जो उसने लाए थे, वो अयान के सामने टिक ही नहीं सकते थे। अगर वो यहाँ रुका, तो अयान उसे और शर्मिंदा करेगा। यहाँ डटकर खड़े रहने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। वो पूरी ताकत इकट्ठा करेगा और फिर अयान को करारा जवाब देगा। इसके अलावा काल को गंभीर चोट लगी थी और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना था। तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे दोनों हाथ काटना चाहते हो? अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही दवा का स्वाद चखाना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा हो रहा है ना? अयान, प्लीज। बालराम कुछ कहने वाला था, लेकिन अयान ने उसे बीच में रोक दिया। बालराम, अभी कुछ मत बोलो, अयान ने बिना किसी भाव के कहा। बालराम सिर्फ हल्के से मुस्कुरा सका। इस वक्त अयान उस पर बहुत दबाव डाल रहा था। उम्मीद नहीं थी कि आखिरी बार मिलने के बाद इतने कम वक्त में अयान इतना बदल जाएगा। शायद वो इतना बदला नहीं था, बल्कि उसने अपनी ताकत को इतना अच्छे से छुपाया था कि बालराम पिछली बार इसे भांप नहीं पाया था। अयान में अब तीनों बॉसेज से टक्कर लेने की ताकत थी, और वो बालराम जैसे कोर मेंबर से कई लेवल ऊपर था। माधव अब मुश्किल में फंस गया था।
लेकिन बालराम को नहीं पता था कि माधव के पीछे खड़ा शख्स माधव के लिए अयान से भिड़ना चाहेगा या नहीं। अयान, ज्यादा मत करो। आखिर ये स्प्रिंगफील्ड है और ये मिश्रा खानदान का गढ़ है। तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो लेकिन अकेले हो। क्या तुम हमारे पूरे खानदान से लड़ सकते हो? और तुम्हारे आसपास ढेर सारे आम लोग हैं। माधव ने इशारों में कहा। अगर अयान अकेला होता तो मिश्रा खानदान शायद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आखिर वो बहुत ताकतवर था। इस हालत में आम हथियार अब अयान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, और मिश्रा खानदान के पास सचमुच कोई ऐसा नहीं था जो अयान को हरा सके। लेकिन अयान की कंपनी और उसकी टीम को स्प्रिंगफील्ड में आगे बढ़ना था, तो वो अयान को मजबूर करने का रास्ता निकाल सकता था। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अयान ने आंखें सिकुड़कर माधव को देखते हुए पूछा। इस पल माधव को लगा जैसे कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो। उसे असहजता हुई और उसका माथा पसीने से भीग गया। उसने जबरदस्ती खुद को शांत किया और बोला, मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूं। हम दोनों का ऐसे लड़ते रहना किसी के लिए अच्छा नहीं। मैं मिश्रा खानदान का पहला वारिस हूं। अगर तुम मेरे हाथ तोड़ दोगे तो तुम मिश्रा खानदान का भविष्य तोड़ दोगे। अगर ऐसा हुआ तो जब तक तुम मिश्रा खानदान को पूरी तरह उखाड़ नहीं फेंकते, तुम्हारी कंपनी स्प्रिंगफील्ड में नहीं बढ़ पाएगी। अयान ने सोचा और उसे लगा कि माधव की बात में दम है। माधव की बात ने उसे कुछ याद दिलाया। अगर वो सिर्फ मिश्रा भाइयों को ढेर करता तो भले ही इसका कुछ असर पड़ता, लेकिन ये बदले की एक सीरीज शुरू कर देता। वो खुद तो डरता नहीं था, लेकिन प्रिया और बाकी लोग स्प्रिंगफील्ड में रहकर कंपनी को डेवलप करेंगे और उन्हें उसका पैसा खर्च करने में मदद करनी थी। इसलिए उसे अब मिश्रा भाइयों को खत्म करना था और फिर मिश्रा खानदान से आर पार की लड़ाई लड़नी थी। वैसे भी सही तो वो ही था। चूंकि वो अपनी धाक जमाना चाहता था, तो कुछ बड़ा करेगा। लेविश पॉइंट्स उसकी ताकत को और बढ़ाने की गारंटी थे। इस घटना के बाद वो चाहता था कि उसकी कंपनी स्प्रिंगफील्ड में बिना किसी रुकावट के चले, ताकि वो जितना भी पैसा खर्च करे कोई उस पर नजर ना डाले। हाँ, वो ऐसा ही करेगा। इसके बारे में सोचकर अयान ने बालराम की तरफ मुड़कर पूछा, बालराम, स्प्रिंगफील्ड में मिश्रा भाइयों का कैरेक्टर कैसा है? बालराम एक पल के लिए हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अयान अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। फिर उसने हिचकते हुए जवाब दिया, वो ठीक ठाक है। बालराम, मैं चाहता हूं कि तुम सच बोलो। मैं आज कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। अयान ने बालराम को घूरते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। अयान की घूरती नजरों से बालराम थोड़ा असहज हो गया। उसे नहीं पता था कि अयान का कुछ बड़ा करना से क्या मतलब है और इसका मिश्रा भाइयों के कैरेक्टर से क्या लेना देना है। लेकिन चूंकि अयान ने उसे सच बोलने को कहा, तो उसने सोचा और फैसला किया कि वो सच ही बोलेगा। अयान बहुत ताकतवर था और उसकी पोटेंशियल और भी ज्यादा थी, इसलिए जाहिर तौर पर उसके अपने प्लान होंगे। बालराम ने पहले इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन वो हमेशा क्लिंटन के साथ रहा था। अब तक वो क्लिंटन की ताकत का इस्तेमाल करके अपने खानदान में वो पोजीशन हासिल करना चाहता था। अगर वो अब अयान के साथ कनेक्शन बना लेता तो ये भविष्य में उसके काम आ सकता था। क्लिंटन और अयान के सपोर्ट के साथ उसकी कामयाबी की संभावना बहुत बढ़ जाती। माधव वैसे भी उससे उलझता था और उसके पीछे खड़े लोग क्लिंटन को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तो अगर उसे चुनना था तो वो वही ऑप्शन चुनेगा जो उसके लिए सबसे फायदेमंद हो। इसलिए उसने कहा, धनंजय अक्सर बिजनेस में गलत तरीकों का इस्तेमाल करके अपने कॉम्पिटिटर्स को दबाता है। उसने कई कंपनियों को अनुचित तरीकों से तबाह किया है। कुछ कॉम्पिटिटर्स तो अपने पूरे परिवार के साथ उसकी कंपनी की छत से कूद गए। इसके अलावा वो बहुत बड़ा हवसी है। जिस भी औरत पर उसकी नज़र पड़ती है, वो पहले उसका बैकग्राउंड चेक करता है। फिर चाहे वो जवान लड़की हो या किसी की बीवी। अगर उसका बैकग्राउंड नहीं है या उसका बैकग्राउंड धनंजय से कमजोर है, तो वो हर तरह के हथकंडे अपनाकर उसे अपने बिस्तर पर ले जाता है।
कुछ औरतें उसकी बेइज्जती के बाद सुसाइड कर चुकी हैं और उसने एक बार कहा था कि वो एक ही औरत के साथ 3 बार से ज्यादा कभी नहीं सोएगा। लेकिन इन सब बातों को उसके खानदान की ताकत ने दबा दिया है और ये शख्स कभी भी ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेता जो उसे परेशानी में डाल सकें। इसलिए वो अब तक आराम से जी रहा है। जहां तक माधव की बात है, ये कहना ठीक होगा कि वो धनंजय से भी बदतर है। उसे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से है। ज्यादातर पैसा जो माधव ने गलत तरीकों से कमाया, वो उसकी जेब में गया। उसने स्प्रिंगफील्ड में एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग और कई कसिनो खोले हैं। साथ ही वो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग और कसिनो में प्राइवेट लोन भी देता है। उसके हाथों बर्बाद होने वाले परिवारों की गिनती नहीं की जा सकती। जैसे ही माधव ने सुना कि बालराम उसकी और धनंजय की बुराइयां गिना रहा है, वो तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसने बालराम की तरफ उंगली दिखाकर गाली दी, बालराम, ये बकवास बंद कर, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। सिर्फ क्लिंटन का चमचा होने की वजह से मेरी बेइज्जती मत कर। बालराम ने माधव की गालियों को अनसुना कर दिया। तो ये दोनों स्प्रिंगफील्ड में समाज के कचरे की तरह हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके गुनाह जघन्य हैं। अयान ने सुनने के बाद सिर हिलाकर कहा। कमोबेश, बालराम ने कहा। क्या माधव मार्शल आर्टिस्ट है? अयान ने पूछा। वो सेकंड क्लास पीक लेवल पर होना चाहिए, बालराम ने जवाब दिया। अयान चुप हो गया। उसके दिमाग में प्लान लगभग परफेक्ट था। नेशनल स्पेशल टास्क फोर्स में टीम ए के बैकअप मेंबर के तौर पर उसे मिश्रा भाइयों जैसे लोग मिले थे, जो सोशल स्टेबिलिटी को बुरी तरह प्रभावित करते थे और इतने घिनौने थे। इसके अलावा दूसरी पार्टी एक मार्शल आर्टिस्ट भी थी, तो जाहिर तौर पर उसे देश की स्थिरता के लिए मिश्रा भाइयों को खत्म करने का हक था। ये वो पहले एक्शन बाद में रिपोर्ट का अधिकार था जो देश ने स्पेशल टास्क फोर्स को दिया था। बेशक सिचुएशन रियल होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बाद में इसकी पूरी जांच करती थी। लेकिन अयान चाहे जैसे भी देखे, सही तो वो ही था। जब तक बालराम ने जो कहा वो सच था। अगर वो टास्क फोर्स की तरफ से दखल देता तो मिश्रा खानदान खत्म हो जाता। सबने साफ साफ सुना है ना? मिश्रा भाई जघन्य अपराधी हैं और मैं अब इंसाफ के लिए तुम्हें खत्म करूंगा। अयान खड़ा हो गया और गंभीर लहजे में बोला। अयान, कोई बेवकूफी मत कर। तुमने स्प्रिंगफील्ड में इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या तुम सचमुच इसे छोड़ने को तैयार हो? अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मिश्रा खानदान तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसके अलावा मैं एससीसी का कोर वेटरन हूं। मेरे पीछे भी एक बॉस है। माधव को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से कहा। लेकिन चूंकि अयान ने फैसला कर लिया था, तो वो माधव की बातों से अपना इरादा क्यों बदलता? वो इस बार मिश्रा भाइयों और मिश्रा खानदान को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, ताकि उसकी कंपनी का स्प्रिंगफील्ड में भविष्य में डेवलपमेंट आसान हो। इसके अलावा ये दोनों लोग वैसे भी घिनौने अपराधी थे जो कानून को ठेंगा दिखा रहे थे। ये तो बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि उसने हाल ही में सोशल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स ज्वाइन की थी। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। माधव, तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे कौन है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि तुमने इतने गलत काम किए हैं, मेरे पास तुम्हें सजा देने का हक है, अयान ने गंभीरता से कहा। अब वो स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ए के बैकअप मेंबर के तौर पर बोल रहा था और जाहिर तौर पर किसी और को इस बारे में नहीं पता था। जैसे ही अयान खड़ा हुआ, माधव और बाकी लोग तुरंत टेंशन में आ गए। अयान की ताकत ने सचमुच उन पर भारी दबाव डाला था। अयान, सारा कसूर धनंजय का है। अगर कुछ करना है तो उसी से जाओ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। माधव भी अब थोड़ा डर गया था। जब अयान गंभीर हो गया तो उसकी ऑरा इतनी डरावनी थी कि कोई भी सहम जाए। अक्लमंद इंसान वही है जो हालात को देखकर फैसला ले। इसलिए माधव ने सारा ठीकरा धनंजय के सिर पर फोड़ दिया। माधव की बात सुनकर धनंजय कांप उठा। अगर माधव ही अयान का गुस्सा नहीं झेल पा रहा था, तो वो भला कैसे झेल लेता? मेरा नाम मत ले, कमीने।
अभी अयान से माफी मांग, तूने ये सारा झमेला खड़ा किया। माधव ने धनंजय पर चिल्लाकर कहा। यह सब उस निकम्मे धनंजय की गलती थी। अगर वो ना होता तो माधव इस सिचुएशन में ना फंसता। अयान, नहीं मिस्टर रायजादा, मैं गलत था। मुझे आपसे पंगा नहीं लेना चाहिए था, प्लीज मुझे छोड़ दो। धनंजय ने जमीन पर सिर टेकते हुए माफी मांगी। अयान ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने माधव के साथ लाए चमचों की टोली को देखा और बोला, मिश्रा भाइयों ने ढेर सारे गलत काम किए हैं। ना जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, और तुम लोग जो इनके साथी हो, तुम भी उनसे कम नहीं। अब मेरी सजा भुगतो। बोलते ही अयान की फिगर गायब हो गई और वो सीधा माधव के साथ आए चमचों की टोली में घुस गया। ये लोग माधव की अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग के मास्टर्स थे और इनमें से कई फर्स्ट क्लास पीक लेवल के थे। लेकिन अयान के सामने, जो पीक टाइगर रैंकर था और ड्रैगन रैंक की ओर बढ़ रहा था, ये लोग कुछ भी नहीं थे। एक के बाद एक चीखें गूंजने लगीं। अयान हर नया मुक्का और लात मारकर किसी न किसी को गंभीर रूप से घायल कर रहा था। सिर्फ 10 सेकंड में दर्जन भर फर्स्ट क्लास लेवल के मास्टर्स को अयान ने ढेर कर दिया। सबकी फाइटिंग पावर खत्म हो चुकी थी। ऐसी ताकत देखकर वहां मौजूद लोग सन रह गए। अयान ने जो दिखाया वो एक तरफा पिटाई थी। चमचों का काम तमाम करने के बाद अयान धीरे धीरे माधव की तरफ बढ़ा। इस वक्त माधव के घुटने डर से कांप रहे थे। ये वो एलिट लोग थे जिन्हें उसने अपनी बॉक्सिंग रिंग से मोटी सैलरी देकर हायर किया था, लेकिन अयान ने इन्हें चंद मुक्कों में ढेर कर दिया। अयान को अपनी तरफ आते देख माधव ने कांपती आवाज में पूछा, अयान, तुम क्या चाहते हो? बच्चे, प्लीज इसे छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मिश्रा खानदान तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहेगा, बूढ़ा काल ने बगल से कहा। भले ही वो गंभीर रूप से घायल था, लेकिन वो टाइगर रैंक का एक्सपर्ट था और उसका शरीर आम लोगों से कहीं ज्यादा तगड़ा था। बूढ़े, क्या तुम मिश्रा खानदान की तरफ से बोल सकते हो? अगर मैं आज माधव को छोड़ दूं, तो क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि वो भविष्य में मुझे तंग नहीं करेगा? अयान ने तंज कसते हुए कहा। बिल्कुल अयान, अगर तुम मुझे आज छोड़ दो तो मैं भविष्य में तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। माधव ने फटाफट बीच में बोल पड़ा। इस वक्त वो बस यहां से जल्दी निकलना चाहता था। भविष्य की बात वो बाद में सोचेगा। अयान को परेशान करने की बात वो इस पर तभी सोचेगा जब उसे यकीन होगा कि वो अयान को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। अगर ऐसा मौका मिला तो वो जरा भी नहीं हिचकेगा। अयान ने माधव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो बूढ़े काल को तंज भरी नजरों से देखने लगा। वो देखना चाहता था कि क्या ये टाइगर रैंक का एक्सपर्ट अपनी अंतरात्मा के खिलाफ बोलेगा। जो लोग टाइगर रैंक तक पहुंचते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। वो दुश्मन के सामने ना तो झुकते हैं और ना ही खुद को नीचा दिखाते हैं। जो ऐसा करते हैं वो अपनी आगे बढ़ने की इच्छा पहले ही खो चुके होते हैं। लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं थी। दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें कई अजूबे हैं। कुछ लोग टाइगर रैंक में पहुंचने के बाद अपनी प्रोग्रेस की इच्छा खो देते हैं और मजे करने और ऐश करने में लग जाते हैं। ये बात पर्थ ने उसे बताई थी। बेशक अयान को इस लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। जैसा कि अयान ने सोचा, काल चुप हो गया। मिश्रा खानदान के लिए इतने सालों तक काम करने के बाद उसे अच्छे से पता था कि वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मिश्रा खानदान अयान से बदला नहीं लेगा। काल के चुप होते ही अयान ने माधव की तरफ देखा। माधव, तुमने हर तरह के गलत काम किए हैं और आज तुम मेरे हाथों में फंस गए। अयान, तुम। माधव कुछ बोल पाता इससे पहले ही अयान ने उसके पेट में जोरदार मुक्का मार दिया। आह! माधव ने चीख मारी और अपने पेट को पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसके मुंह से खून निकला, जिसमें खाना भी मिला हुआ था। उसकी आंखें जैसे बाहर निकलने को थीं। उस पल उसे लगा जैसे अयान ने उसके सारे अंदरूनी अंग तोड़ दिए हों। दर्द इतना था कि वो मर जाना चाहता था। माधव 10 सेकंड भी नहीं टिक पाया और दर्द से बेहोश होकर जमीन पर ढेर हो गया। लेकिन अयान का इरादा उसे ऐसे ही छोड़ने का नहीं था।
अभी के मौके में उसने ज्यादा जोर नहीं लगाया था। माधव अयान के पैरों के पास जमीन पर पड़ा था। अयान ने अपना दाहिना पैर उठाया और माधव की एक बांह पर रखकर जोर लगाया। फिर जल्दी से दूसरा पैर उठाकर माधव की दूसरी बांह पर जोर से कुचल दिया। खटाक खटाक, हड्डियां टूटने की दो आवाजें प्राइवेट रूम में गूंजी, जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। माधव, जो पहले से बेहोश था, इस तीव्र दर्द से फिर से जाग गया और जोरदार चीख निकली जो पूरे रूम में गूंज उठी। वो अपनी बाहें हिलाना चाहता था, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। साथ ही दोनों बाहों से असहनीय दर्द उठ रहा था। वो बस चेहरा जमीन पर रखकर चीखता रहा। अयान ने स्प्रिंगफील्ड के 4 टॉप टैलेंट्स में से एक और एससीसी के कोर वेटरन की दोनों बाहें कुचल दी थीं। माधव का काम तमाम करने के बाद अयान धनंजय की तरफ मुड़ा, जो इस सारे झमेले का जिम्मेदार था। सुना है तुम औरतों पर जबरदस्ती करना पसंद करते हो, अयान ने गंभीर चेहरा बनाकर पूछा। धनंजय ने माधव की हालत देखी और फिर सामने खड़े अयान को देखा। तभी उसके निचले हिस्से से एक गंदी बदबू वाली तरल पदार्थ निकलने लगी। मिस्टर रायजादा, प्लीज मुझे छोड़ दो, धनंजय कांपते हुए गिड़गिड़ाया। धनंजय की बदबू से अयान का माथा ठनका। फिर उसने वरुण और गिरीश से कहा, तुम में से कोई एक उसकी टांगों के बीच की चीज को खत्म कर दो, ताकि वो फिर कभी किसी औरत को नुकसान ना पहुंचा सके। अयान खुद ये करना चाहता था, लेकिन धनंजय की शर्मनाक हालत देखकर उसे डर था कि कहीं उसके जूते गंदे ना हो जाएं। अयान अभी पलटा और कुर्सी की तरफ गया ही था कि एक और चीख सुनाई दी। धनंजय अब जिंदगी भर मर्द नहीं रह पाएगा। अयान कुर्सी पर वापस बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिश्रा भाइयों की खून जमा देने वाली चीखें रूम में गूंज रही थीं, साथ ही दर्जन भर फर्स्ट क्लास मास्टर्स जमीन पर पड़े कराह रहे थे। बालराम को माधव और धनंजय की हालत देखकर रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अयान ने अपना फोन निकाला और ऑर्गेनाइजेशन को मौजूदा सिचुएशन की रिपोर्ट करने वाला था, तभी उसे अपने दिमाग में एक झंझनाहट महसूस हुई। और ग्रैंड मास्टर्स, अयान ने फटाफट प्राइवेट रूम के एंट्रेंस की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके इस एक्शन से रूम में बाकी सब लोग भी दरवाजे की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अयान ने अपनी नजरें दरवाजे से नहीं हटाईं और उसे घूरता रहा। एक पल बाद प्राइवेट रूम के एंट्रेंस पर कोई नजर आया। वो करीब 30 साल का एक शख्स था, जिसके पास एक जेंटलमैन जैसी ऑरा थी। इस शख्स में एक खास आकर्षण था, जो हर किसी की नजरें अपनी तरफ खींच लेता था। लगता था कि ये शख्स जहां भी जाए, वो हमेशा सबके फोकस का केंद्र रहेगा। बालराम ने नए शख्स को देखकर राहत की सांस ली और जल्दी से उसका स्वागत करने गया। भले ही अयान की नजरों में कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसकी जबरदस्त ऑरा के तले वो शख्स असहज महसूस कर रहा था। मिस्टर चंदन, बालराम ने दरवाजे पर खड़े शख्स का स्वागत किया। चंदन ने जवाब में सिर हिलाया और प्राइवेट रूम में चला आया। चंदन के पीछे 2 गंभीर दिखने वाले अधेड़ उम्र के लोग थे, दोनों करीब 40 से 50 साल के होंगे। चंदन दोनों के बीच में चला और जमीन पर पड़े मास्टर्स और दर्द से चीख रहे मिश्रा भाइयों को देखकर उसका माथा ठनका। बालराम की रिपोर्ट को याद करते हुए चंदन को अंदाजा हो गया कि क्या हुआ होगा। फिर भी बूढ़े काल को गंभीर रूप से घायल देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। मिश्रा खानदान ने माधव की हिफाजत के लिए काल को चुना था, जो टाइगर रैंक का मास्टर था, भले ही वो सबसे तगड़ा नहीं था। ये दिलचस्प था कि काल इतना घायल हो गया, जबकि अयान के लोग पूरी तरह सही सलामत थे। चंदन सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता था कि टाइगर रैंक के मास्टर को घायल करने और खुद को सही सलामत रखने के लिए कितनी जबरदस्त ताकत चाहिए होगी। वो उत्सुक था कि ये चोटें अयान ने दी या उसके बगल में खड़े 2 लोगों ने। चंदन को उम्मीद थी कि ये अयान का काम हो, क्योंकि ये उसके आने वाले 10 साल के अपॉइंटमेंट के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। चंदन ने अयान को देखा, जो शांत और बेफिक्र था, और पूछा, तो तुम ही अयान हो? उसकी आवाज में एक खास तरह की चुंबकीयता थी, जिसे अनदेखा करना मुश्किल था।
जब बालराम ने उससे मिस्टर चंदन कहा तो अयान को अंदाजा हो गया कि ये शख्स कौन है। ये जरूर चंदन जिमरमैन होगा, एससीसी का बड़ा बॉस और एक फाउंडर। अपनी तगड़ी माइंड पावर की वजह से अयान महसूस कर सकता था कि चंदन बहुत ताकतवर है, उसके पीछे खड़े दोनों लोगों से भी ज्यादा। उसे लगा कि क्या यही बहुत अमीर खानदानों की ताकत है। मिश्रा जैसे सेकंड रेट खानदान इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। हाँ, मैं ही हूँ, अयान ने सीधे जवाब दिया। उसका साधारण जवाब और ये तथ्य कि वो कुर्सी पर बैठा रहा और चंदन का स्वागत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, ने बालराम को डरा दिया। ये चंदन जिमरमैन था, एससीसी का बड़ा बॉस। अयान भले ही कमजोर ना हो, लेकिन वो अभी भी एससीसी का सिर्फ एक कोर मेंबर था। वहीं चंदन 3 फाउंडर्स में से एक था, बल्कि बड़ा बॉस होने की वजह से उसकी इज्जत बाकी दोनों से भी ज्यादा थी। एससीसी में मेंबर टीयर्स के बीच ज्यादा सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी पर जोर नहीं था, और ना ही कोई नियम था कि लोअर टीयर के मेंबर्स को हायर टीयर के सामने कैसे बर्ताव करना है। लेकिन फिर भी हायर स्टेटस वाले लोगों से बात करते वक्त सामान्य सम्मान और शिष्टाचार दिखाना जरूरी था। अयान का बर्ताव चंदन के प्रति बेहद बेअदबी वाला था। एससीसी में कोई भी, यहाँ तक कि बाकी 2 फाउंडर्स भी, चंदन के खड़े होने पर इतने आराम से बैठकर उससे बात नहीं करते थे। बालराम ने अयान को देखा और सोचा कि शायद उसे नहीं पता कि मिस्टर चंदन कौन है। इसलिए उसने फटाफट इंट्रोड्यूस किया, अयान, ये एससीसी के 3 फाउंडर्स में से एक मिस्टर चंदन है। अयान को जाहिर तौर पर पता था कि ये शख्स कौन है। अगर वो स्पेशल टास्क फोर्स और फाल्कन में शामिल होने से पहले होता, तो वो चंदन जैसे लेजेंडरी शख्स से इतने बेफिक्र अंदाज में बात नहीं करता। उस वक्त भले ही वो ताकतवर था, लेकिन इन अमीर खानदानों और कुलीनों की तुलना में उसका बैकग्राउंड बहुत कमजोर था। उसे तब तक लो प्रोफाइल रखना पड़ता था जब तक वो इतना ताकतवर नहीं हो जाता कि नियमों की परवाह ना करे। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। जब से वो स्पेशल टास्क फोर्स और फाल्कन में शामिल हुआ, खासकर जब से उसने टीम ए के मेंबर्स जैसे जॉर्डन की ताकत देखी और समझा कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कितनी ताकतवर हैं, अयान को एहसास हुआ कि उसे अब इतना लो प्रोफाइल रखने की जरूरत नहीं है, वरना लोग उसे आसान टारगेट समझने लगेंगे। अयान को यकीन था कि इस घटना के बाद स्प्रिंगफील्ड में कोई भी उस पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा। अयान ने बालराम को इग्नोर किया और कुर्सी पर बैठा रहा। चंदन को इस बेअदबी से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अयान के सामने जाकर बैठ गया। अयान अभी जवान था, तो चंदन को लगता था कि उसका थोड़ा घमंडी और आवेगी होना नॉर्मल है। आखिर चंदन खुद भी जवानी में बिंदास रहा था। ऐसी हिम्मत के पीछे असली ताकत होनी चाहिए, और अयान में जाहिर तौर पर वो ताकत थी जो उसे ऐसा बर्ताव करने दे रही थी। अयान, तुम मिश्रा भाइयों का क्या करने वाले हो? चंदन ने पूछा। अभी कुछ सोचा नहीं, पहले देखता हूं कि मिश्रा खानदान का रिएक्शन क्या है, अयान ने जवाब दिया। क्या मैं तुम्हारी इस मसले में मदद कर सकता हूं, अयान? चंदन ने अचानक पूछा। अयान हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चंदन मिश्रा खानदान को खत्म करने की पेशकश करेगा। अयान को सिर्फ एक ही वजह समझ आ रही थी कि चंदन को उससे कुछ चाहिए। अयान ने याद किया कि जब बालराम हर्षनगर में उससे मिलने आया था, तब उसने क्या कहा था। चंदन को शायद उसकी मदद चाहिए होगी टी फैक्शन के वसीम और लिपिका नाम की औरत के साथ अपने 10 साल के अपॉइंटमेंट के लिए। अगर ऐसा था तो अयान ने फैसला किया कि वो ये मसला चंदन के हवाले कर देगा और देखेगा कि वो क्या करता है। ओह, अगर मैं मिश्रा खानदान को पूरी तरह खत्म करना चाहूं, तो क्या तुम इसमें भी मेरी मदद कर सकते हो, चंदन? अयान ने उत्सुकता से पूछा। चंदन भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अयान ऐसा कुछ कहेगा। अयान ना सिर्फ मिश्रा भाइयों को खत्म करना चाहता था, बल्कि पूरे मिश्रा खानदान को ही उखाड़ फेंकना चाहता था। ये जितना सुनने में आसान लगता था, उतना था नहीं, क्योंकि मिश्रा खानदान ने स्प्रिंगफील्ड में दशकों तक अपनी पहचान बनाई थी और उसका कुछ हद तक बैकग्राउंड था।
अयान एक बाहरी शख्स था, तो चंदन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था कि वो मिश्रा खानदान को पूरी तरह खत्म कर देगा। चंदन ने अयान को काफी देर तक घूरा और समझ आया कि वो गंभीर है। मिश्रा खानदान को स्प्रिंगफील्ड से हटाना आसान नहीं होगा, अयान। क्या तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो? चंदन ने गंभीरता से पूछा। बिल्कुल, लेकिन अगर तुम मदद नहीं करना चाहते, तो मैं खुद भी ये कर सकता हूँ, चंदन, अयान ने शांत लहजे में कहा। जैसे मिश्रा खानदान को खत्म करना कोई छोटी मोटी बात हो। चंदन परेशान हो गया। मिश्रा खानदान को हटाना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे वो काम पसंद नहीं थे जिनसे उसे बराबर का फायदा ना हो। इसके अलावा मिश्रा खानदान को हटाने से वो सिल्वा को नाराज कर देगा। ये उसके 10 साल के अपॉइंटमेंट का अहम वक्त था। उसने इस अपॉइंटमेंट के लिए अपनी पूरी ताकत बचा रखी थी और वो अब सिल्वा को नाराज नहीं कर सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो वो एससीसी का अपने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और टी फैक्शन के खिलाफ वो कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अयान की मौजूदा ताकत को देखते हुए वो जय शेट्टी से भी ज्यादा ताकतवर था, जो टी फैक्शन के 8 टॉप फाइटर्स में से एक था। अयान की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। अगर वो मिश्रा भाइयों को अपाहिज कर सकता था और मिश्रा खानदान को स्प्रिंगफील्ड से पूरी तरह हटा सकता था, अयान वो शख्स था जिसे वो अपने साथ लाना चाहता था। चंदन को सिरदर्द होने लगा। अयान की रिक्वेस्ट ने एससीसी के बड़े बॉस को परेशानी में डाल दिया था। चंदन गहरी सोच में डूब गया। अयान ने भी उसे जल्दबाजी में जवाब देने के लिए नहीं कहा, बल्कि चुपचाप बैठकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ा सोचने के बाद चंदन ने फैसला किया कि वो सिल्वा से बात करने तक अयान को मना नहीं करेगा। मिश्रा खानदान को स्प्रिंगफील्ड से हटाना आसान नहीं होगा, अयान। वो यहाँ बहुत वक्त से हैं। मुझे पहले कुछ तैयारियां करनी होंगी। शायद मैं तुम्हें कल तक पक्का जवाब दे सकूं। चंदन ने पूछा। ठीक है, तो मैं ये मसला तुम्हारे हवाले करता हूँ, चंदन। चलो, मिस प्रिया। फिर अयान उठकर जाने लगा। प्रिया उसके पीछे पीछे चली और वरुण व गिरीश भी उनके ठीक पीछे थे। जब तक अयान गया, बालराम अभी भी हैरान था। उसे याद था कि आखिरी बार जब वो अयान से मिला था, तब वो सम्मान करने वाला और बात करने में आसान शख्स था। उसने आज जैसा घमंड बिल्कुल नहीं दिखाया था। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन अयान पूरी तरह बदल गया लगता था। बालराम, यहाँ क्या हुआ? चंदन ने पूछा। बालराम ने फिर चंदन को वो सब बताया जो उसने आने के बाद देखा था। तो अयान ने इन सब को अकेले पीटा? चंदन ने फिर पूछा। हाँ, बहुत जल्दी। इन लोगों को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और ये ढेर हो गए, बालराम ने जवाब दिया। चंदन उस जगह गया जहां बूढ़ा काल अपनी चोटों की वजह से बेहोश पड़ा था। उसकी चोटें चेक करो, चंदन ने कहा। उसके पीछे खड़ा अधेड़ उम्र का शख्स फटाफट आगे बढ़ा और काल की चोटें चेक करने लगा। उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं, यंग मास्टर। उसकी दोनों बाहों में फ्रैक्चर है और कम से कम आधी पसलियां टूटी हैं। इतना नुकसान करने के लिए बहुत तगड़ा इम्पैक्ट चाहिए होगा। कितना तगड़ा? चंदन ने पूछा। शायद पीक टाइगर रैंकर, समझा। बालराम, एक कॉल करो और इन सब को हॉस्पिटल भिजवाओ। चलो। इसके बाद चंदन प्राइवेट रूम से निकल गया। उसे अभी सिल्वा से बात करनी थी और उसे मनाना था कि मिश्रा खानदान के साथ जो होने वाला है उसे इग्नोर कर दे। आखिर माधव सिल्वा का चमचा था। कम से कम उसे सिल्वा को अभी के लिए इग्नोर करने के लिए मनाना था, क्योंकि ये उसके 10 साल के अपॉइंटमेंट से पहले का अहम वक्त था। चंदन सिल्वा के इस अस्थायी इग्नोरेंस के लिए कोई कीमत चुकाने को तैयार था। अयान की ताकत उसकी सोच से परे थी और उसे अयान को अपने साथ लाना था, क्योंकि ये शख्स उसकी बहुत मदद करने वाला था। नतीजतन मिश्रा खानदान को इस प्रोसेस में कुर्बान होना था। अयान प्रिया और बाकियों के साथ किराए के ऑफिस पहुंचा। मिस प्रिया, फिर से लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट करो और पूछो कि क्या वो दोपहर में मिलने के लिए फ्री हैं। इसके बाद मुझे कैपिटल सिटी में कुछ काम करना है, अयान ने प्रिया से कहा। ठीक है, मिस्टर रायजादा।
प्रिया ने फिर से ऑफिस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट किया। लैंडलॉर्ड ने अगले दिन दोपहर में मिलने का प्रपोजल दिया और अयान ने हामी भर दी। आखिर चंदन उसे कल तक जवाब देने वाला था। अगर चंदन मदद नहीं करने वाला था तो अयान को ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करना पड़ता और उनसे ये करने को कहना पड़ता। इसमें कुछ दिन लग सकते थे, लेकिन मिश्रा खानदान को खत्म होना ही था। मिश्रा खानदान को खत्म करके अयान न सिर्फ अपनी धाक जमा रहा था, बल्कि बालराम के बताए अपराधों के हिसाब से समाज के कचरे को भी हटा रहा था। मिश्रा खानदान भी कोई सही खानदान नहीं हो सकता था, क्योंकि वो अपने बच्चों को मनमानी करने देते थे और अक्सर उनके गंदे कामों को साफ करते थे। उसी वक्त स्प्रिंगफील्ड में मिश्रा खानदान को खबर मिली कि माधव और धनंजय को गंभीर चोटों की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मिश्रा खानदान में हड़कंप मच गया। माधव मिश्रा खानदान का पहला वारिस था, स्प्रिंगफील्ड के 4 टॉप टैलेंट्स में से एक और खानदान का भविष्य का मालिक। फिर भी किसी ने उसकी दोनों बाहें तोड़ने की हिम्मत की। धनंजय की स्टेटस भले ही माधव जितनी ऊंची ना हो, लेकिन वो भी मिश्रा खानदान का जायज बेटा था और अब उसने खानदान का नाम आगे बढ़ाने की काबिलियत खो दी थी। ये मिश्रा खानदान की इज्जत पर चोट थी। मिश्रा खानदान के मौजूदा मालिक टंगस्टन गुस्से से आग बबूला हो गए कि उनके बेटों को उनके ही राज में अपाहिज कर दिया गया। ये शख्स मिश्रा खानदान को चुनौती दे रहा था। ये खबर कहाँ से आए? टंगस्टन ने गुस्से में पूछा। हॉस्पिटल से, मास्टर मिश्रा। उन्हें वहां किसने भेजा? हमें नहीं पता, मास्टर मिश्रा। नहीं पता? तो पता करो। मैं देखना चाहता हूं कि स्प्रिंगफील्ड में मिश्रा खानदान के मेंबर को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसमें है। कितनी हिम्मत? हाँ, मास्टर मिश्रा। माधव की अपाहिज हालत की सच्चाई की जांच के लिए लोगों को ऑर्डर देने के बाद टंगस्टन विला के बैकयार्ड में एक छोटे से कमरे की तरफ बढ़ा। वहां उनके पिता ओल्ड मास्टर मिश्रा आराम कर रहे थे। उनके पिता ने भले ही बहुत पहले खानदान की कमान सौंप दी थी, लेकिन उनकी इज्जत अभी भी बरकरार थी और वो अभी भी खानदान के लिए अहम फैसले लेते थे। जब ओल्ड मास्टर मिश्रा को पता चला कि उनके दोनों पोतों को अपाहिज कर दिया गया है, वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत अपने पुराने कनेक्शन से कांटेक्ट किया और इस घटना की सच्चाई की जांच शुरू कर दी। उसी वक्त मिश्रा खानदान के कई बिजनेस में मुश्किलें शुरू हो गईं। बिजनेस पार्टनर्स बहाने बनाकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने लगे। जो कंस्ट्रक्शन पहले स्वीकृति पास कर चुके थे, उन्हें फिर से टेस्टिंग के लिए मजबूर किया गया और इस बार वो फेल हो गए। जो प्रोजेक्ट्स नेगोशिएशन में थे, उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया। इन सब का मिश्रा खानदान पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। जो बात उन्हें सचमुच परेशान कर रही थी, वो थी बैंक का लोन चुकाने का दबाव और उनके कुछ ग्रे एरिया में चलने वाले बिजनेस की जांच शुरू होना। जिम्मेदार लोग एक एक करके ले जाए जा रहे थे। यही वो चीज थी जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे, उनका कैपिटल चेन टूटना, बैंक का लोन चुकाने का दबाव, हर तरह के प्रोजेक्ट्स का रुक जाना और उनके ग्रे बिजनेस पर बैन लगना। अगर इन प्रोजेक्ट्स की गहराई से जांच हुई तो हर एक में कोई ना कोई खामी निकल आती। कोई भी बता सकता था कि कोई मिश्रा खानदान को टारगेट कर रहा था। ये शख्स बहुत ताकतवर था और ये बात उन्हें डरा रही थी। एक रात में मिश्रा खानदान स्वर्ग से नरक में पहुंच गया था। वो पहले एक शानदार और ताकतवर खानदान था, लेकिन अब वो बेकार और नफरत का पात्र बन गया था। स्प्रिंगफील्ड में मिश्रा खानदान के साथ पार्टनरशिप करने वाला हर शख्स डर रहा था कि कहीं वो भी इसमें ना फंस जाए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मिश्रा खानदान को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। अगली सुबह मिश्रा खानदान का लिविंग रूम लोगों से भरा हुआ था। ये सब उनके बिजनेस और प्रोजेक्ट्स के मैनेजर्स या इंचार्ज थे। वो सब अपनी अपनी सिचुएशन की रिपोर्ट देने आए थे। मिश्रा खानदान से जुड़ा हर बिजनेस और प्रोजेक्ट रुक गया था। मिश्रा खानदान का मालिक टंगस्टन, ओल्ड मास्टर मिश्रा और खानदान की मेन और साइड फैमिली के बाकी लोग भी लिविंग रूम में बैठे थे। हर किसी के चेहरे पर कंफ्यूजन और डर था। लिविंग रूम में सन्नाटा था। हर कोई मास्टर मिश्रा से एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रहा था।
टंगस्टन दबाव में टूट गया और अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप जमीन पर फेंक दिया। खटाक। कौन है? कौन मिश्रा खानदान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है? टंगस्टन दहाड़ा। मैं। दरवाजे से एक आवाज आई। लिविंग रूम में मौजूद हर शख्स ने उस तरफ देखा। चंदन धीरे धीरे लिविंग रूम में चला आया, उसके पीछे 2 अधेड़ उम्र के लोग थे। लिविंग रूम में मौजूद हर शख्स इस अचानक आए जवान लड़के को देख रहा था। ज्यादातर लोग नहीं जानते थे कि चंदन कौन है। सिर्फ मिस्टर मिश्रा और ओल्ड मास्टर मिश्रा ने चंदन को देखकर अपनी नजरें सिकुड़ी। जाहिर तौर पर ये दोनों जानते थे कि चंदन कौन है। एससीसी के पुराने कोर मेंबर के तौर पर माधव निश्चित रूप से हाई लेवल मेंबर था, जबकि चंदन एससीसी का फाउंडर था। नतीजतन माधव के पिता टंगस्टन और दादा ओल्ड मास्टर मिश्रा को पता था कि चंदन कौन है। चंदन, तुमने मेरे बेटे को अपाहिज क्यों किया? तुम मिश्रा खानदान को क्यों टारगेट कर रहे हो? क्या माधव एससीसी का पुराना कोर मेंबर नहीं है? अगर जिमरमैन खानदान को फेंडर खानदान से कोई दिक्कत है तो तुम सीधे फेंडर खानदान को टारगेट क्यों नहीं करते? हमें क्यों? टंगस्टन ने चंदन की तरफ उंगली दिखाकर सवाल किया। चंदन, जिमरमैन खानदान। लिविंग रूम में मौजूद हर शख्स का दिमाग भनना गया। उनका ब्लड प्रेशर आसमान छूने लगा। जिमरमैन खानदान स्प्रिंगफील्ड का सबसे बड़ा अमीर खानदान था। कहा जाता था कि ये खानदान करीब 1 दशक पहले कैपिटल सिटी में कुलीन था, फिर वो स्प्रिंगफील्ड आ गया। स्प्रिंगफील्ड पहुंचते ही जिमरमैन खानदान ने अपनी जबरदस्त विरासत दिखाई और स्प्रिंगफील्ड में सबसे बड़े अमीर खानदानों में से एक के तौर पर अपनी जगह बनाई। मिश्रा जैसे सेकंड रेट खानदान जिमरमैन खानदान के सामने कुछ भी नहीं थे और उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। यहां तुम गलत हो, मिस्टर मिश्रा। तुम्हारे बेटे को मैंने अपाहिज नहीं किया। और मैं मिश्रा खानदान को क्यों टारगेट कर रहा हूं, इसके लिए तुम्हें अपने बेटों को दोष देना चाहिए, जिन्होंने किसी ऐसे शख्स से पंगा लिया जिससे उन्हें नहीं लेना चाहिए था। मैं तो बस किसी और की तरफ से काम कर रहा हूं, चंदन ने शांत लहजे में जवाब दिया। कौन है वो? बताओ, किसने मेरे बेटों को अपाहिज किया? टंगस्टन चिल्लाया। अगर वो इतना टूटा हुआ और टेंशन में ना होता तो वो जिमरमैन खानदान के पहले वारिस से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। उसके दोनों बेटे अपाहिज हो चुके थे और मिश्रा खानदान किसी भी वक्त ढह सकता था। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो जिमरमैन से बात कर रहा है। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, मिस्टर मिश्रा। मिश्रा खानदान का खेल खत्म हो चुका है। तो बस इसे स्वीकार कर लो। अगर तुम खानदान को भंग कर देते हो तो मैं तुम्हें अपने खानदान का नाम दुनिया में इस्तेमाल करने की इजाजत दूंगा। लेकिन अगर तुम जिद पर अड़े रहे और लड़ने की कोशिश की तो जब तुम अपने वारिस खो दोगे और तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा तो मुझे दोष मत देना। चंदन का लहजा शांत था, जैसे वो मिश्रा खानदान को धमकी नहीं दे रहा हो। लेकिन टंगस्टन जानता था कि चंदन अपनी बात पर कायम रहेगा। एक हवा निकला हुआ गुब्बारा जैसे टंगस्टन हताश होकर सोफे पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर वो हार मान लेता तो उसका खानदान जिंदा रह सकता था। अगर वो लड़ने का फैसला करता तो मिश्रा खानदान की रक्तरेखा उसके साथ खत्म हो सकती थी। उसने अपनी इस हालत का दोष अपने निकम्मे और बेकार बेटों पर डाला। कल तक वो गुस्से में था और उस शख्स से बदला लेने की सोच रहा था जिसने उसके बेटों को अपाहिज किया। लेकिन आज वो अपने बेटों का गला घोंट देना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे अचानक याद आया कि भले ही जिमरमैन खानदान ताकतवर हो, लेकिन स्प्रिंगफील्ड में वो कानून नहीं है। माधव की मिस्टर सिल्वा से अच्छी दोस्ती थी। शायद वो फेंडर खानदान से मदद मांग सकता था। बदतर से बदतर मिश्रा खानदान फेंडर खानदान के अंडर चला जाए और उनका चमचा बन जाए। फेंडर्स के लिए काम करना खानदान को भंग करने से तो बेहतर था। इसलिए टंगस्टन ने फैसला किया कि वो यही करेगा। वो मिश्रा खानदान को भंग करने को तैयार नहीं था। दशकों तक दौलत और शान शौकत का मजा लेने के बाद चंदन के एक शब्द से वो सब खोने वाला था।
अगर तुम सोचते हो कि जिमरमैन खानदान का शब्द स्प्रिंगफील्ड में कानून है तो तुम सपने में हो, चंदन। मैं अभी फेंडर खानदान से कांटेक्ट करता हूँ। माधव की मिस्टर सिल्वा से अच्छी दोस्ती है, मुझे यकीन है वो मदद करेंगे। टंगस्टन कांपते हुए फोन निकालकर फेंडर खानदान से कांटेक्ट करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास मिस्टर सिल्वा का कांटेक्ट नहीं है। हाय, और जद्दोजहद करने का कोई फायदा नहीं, मिस्टर मिश्रा। समझ नहीं आ रहा। मैंने पहले ही किसी को वादा कर लिया है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा। और तुम्हें लगता है कि फेंडर खानदान तुम्हारे लिए जिमरमैन खानदान से दुश्मनी मोल लेगा? चंदन की बातें टंगस्टन की छाती पर हथौड़े की तरह लगीं। वो हताश होकर सोफे पर लेट गया। मिश्रा खानदान बस एक सेकंड रेट खानदान था। जिमरमैन और फेंडर खानदान के लिए मिश्रा खानदान आम लोगों से बस थोड़ा बेहतर था। टंगस्टन के बगल में ओल्ड मास्टर मिश्रा फटने की कगार पर था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने दशकों की मेहनत से बनाया मिश्रा खानदान खत्म होने वाला था। एक समय के हीरो के तौर पर वो ये सब स्वीकार नहीं कर सकता था। जब उसने मिश्रा खानदान को खड़ा किया था तब स्प्रिंगफील्ड में जिमरमैन खानदान का नामो निशान भी नहीं था। उसके हिसाब से जिमरमैन खानदान भले ही कितना ताकतवर और विरासत वाला हो, वो फिर भी बाहरी थे। लेकिन ये बाहरी शख्स अब उसके खानदान को, जो एक लोकल कुलीन था, खत्म करने वाला था। हमेशा वही दूसरों को खत्म करता आया था, ना कि उल्टा। तो तुम हमें जाने नहीं दोगे, चंदन? ओल्ड मास्टर मिश्रा ने दांत पीसते हुए पूछा। ओल्ड मास्टर मिश्रा, मैंने पहले ही किसी को वादा कर लिया है, तो मेरा फर्ज है कि मैं उसे पूरा करूं। वो मिश्रा खानदान को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, तो मैं यही करने आया हूं। तो मरने के लिए तैयार हो? फिर ओल्ड मास्टर मिश्रा सोफे से उछला और चंदन की तरफ लपका। अगर चंदन मिश्रा खानदान को जिंदा नहीं रहने देगा तो ओल्ड मास्टर मिश्रा उसे अपने साथ ले डूबेगा। उसे पता था कि भले ही मिश्रा खानदान ने जवाबी कार्रवाई ना की, फिर भी जिमरमैन जैसे बड़े खानदान के टारगेट होने की वजह से उनका बचना मुश्किल था। जब ऐसा था तो ओल्ड मास्टर मिश्रा ने फैसला किया कि वो चंदन को, जो जिमरमैन खानदान का सबसे बड़ा बेटा और पहला वारिस था, अपने साथ दफन कर देगा। ओल्ड मास्टर मिश्रा एक समय में टाइगर रैंक का मास्टर था। वो उन लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर था जो अभी अभी टाइगर रैंक में आए थे। इसलिए उसे यकीन था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो चंदन पर हमला कर सकता था या शायद उसे मार भी सकता था। मिश्रा खानदान को खड़ा करने वाले हीरो के तौर पर यह मानना पड़ेगा कि ओल्ड मास्टर मिश्रा एक बहादुर शख्स था। वो टंगस्टन की तरह नहीं था, जिसने अपनी जिंदगी ऐशो आराम में बिताई और मार्शल आर्टिस्ट की हिम्मत खो दी थी। लेकिन हिम्मत बिना काबिलियत के कुछ नहीं, क्योंकि तब तुम बस खुद को चांदी की थाली में सौंप रहे होते हो। लेकिन सबने बस इतना देखा कि ओल्ड मास्टर मिश्रा का शरीर चंदन से एक कदम पहले रुक गया। फिर उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा, उसके पैर जमीन से ऊपर लटक रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक बड़ा हाथ ओल्ड मास्टर मिश्रा की गर्दन तक पहुंच गया था और अब उसे धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा रहा था। टाइगर रैंक का मास्टर होने के बावजूद ओल्ड मास्टर मिश्रा हैरान था कि वो इस ताकत का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसने दोनों हाथ उस बड़े हाथ की कलाई पर रखे और उसे अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। अगर ओल्ड मास्टर मिश्रा अभी अपने पीक पर होता तो ताकत का फर्क इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन ओल्ड मास्टर मिश्रा अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी ताकत उसकी जवानी जितनी नहीं थी। वो 80 साल का था और उसकी मांसपेशियां भी सिकुड़ने लगी थीं। सबसे बड़ा फर्क उसकी हाइट में था। अपने पीक पर ओल्ड मास्टर मिश्रा 180 सेंटीमीटर लंबा था, लेकिन अब वो 170 सेंटीमीटर से भी कम था। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसके शरीर की कार्य क्षमता कम होती जाती है और वो अपनी ताकत का बड़ा हिस्सा खो देता है। यही वजह थी कि वो इस मास्टर के खिलाफ बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रहा था।